गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है आप सभी के? गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून। बहुत ठंड भाई, बिल्कुल ठंड जो है काफी है। तैयारी आप सभी की कैसी चल रही है? सबसे पहले ये बताएं कि बायोलॉजी आप सभी ने अभी लगाई है या आपका बायोलॉजी भी बचा हुआ है? जितने सेशंस मैंने आपको दिए हैं वो आपने बची हुई है या पूरी हो गई है? नमस्कार, सभी का स्वागत है। कंप्लीटेड, ठीक है। थोड़ा बहुत अभी मेरी भी क्लासेस ऐड होंगी तो कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। हो गई है, बिल्कुल ठीक। सेकेंडली आप ये बताएं, पहले एक बार केमिस्ट्री मुझसे पढ़ चुके हैं? यस लिखें, नहीं पढ़ चुके नो लिखें। ठीक है। इसके बाद ये बताएं, क्या आपको केमिस्ट्री अच्छी लगती है? तो आप लिखें ए, अच्छी लगती है केमिस्ट्री। बी लिखें, मुझे केमिस्ट्री बुरी लगती है। अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। देखिए, कुछ चीजें मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। जो हमारा जीके है यानी जो जनरल अवेयरनेस है, उसके अंदर आपको साइंस देखने को मिलती है, स्टडीज देखने को मिलती है, करंट अफेयर्स देखने को मिलते हैं। ये तीन चीजें हैं मेनली। इसके अलावा आप यहाँ पर कह सकते हैं जो फिलर्स के रूप में यहाँ पर स्टैटिक जीके आती है और फिलर्स के रूप में यहाँ पे कंप्यूटर्स एटसेट्रा आ जाती है। अगर मैं आपसे साइंस की बात करता हूँ, सबसे ज्यादा सवाल जो बनते हैं ऑन एन एवरेज बायोलॉजी से बनते हैं। उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों से ऑलमोस्ट बराबर ही सवाल बनते हैं, शिफ्ट वाइज चीजें वैरी करती है। और लेकिन एक बात ध्यान रखें, केमिस्ट्री के जो सवाल है स्कोरिंग होते हैं, यानी अगर आप केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आप केमिस्ट्री में काफी अच्छा अपना स्कोर बना सकते हैं और सारे ही सवाल इसके आसानी से सही हो जाते हैं। साइंस में अधिकतर बच्चे जो कि अच्छे से पढ़ के जाते हैं, जितने भी सवाल पूछे जाएंगे, चाहे वो 5 पूछे जाएं, चाहे वो 7 पूछे जाएं, सारे ही सवाल सही हो जाते हैं, बिकॉज केमिस्ट्री में कुछ भी खास ऐसा नहीं है जो कि आपसे ना बने। ऑन एन एवरेज केमिस्ट्री से 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिलते हैं। अगेन शिफ्ट वाइज चीजें वैरी करती है, बट ऑन एन एवरेज आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिल जाते हैं। काफी दिनों के बाद हमारी क्लास हो रही है। एक हफ्ते से किसी वजह से आपकी क्लास में नहीं ले पा रहा था, और ये जो कोर्स आपका था पहले 25 को शुरू होना था, लेकिन 25 की जगह अब आपका 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। केमिस्ट्री आपको ऐसे पढ़ाई जाएगी कि जीरो लेवल से आप केमिस्ट्री पढ़ने आए हैं, आपको केमिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल बेसिक नॉलेज से लेकर जो भी पेपर पूछता है वो सब आपको पढ़ाया जाएगा। आज ही शाम को 4 बजे आपकी ज्योग्राफी भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ज्योग्राफी के अंदर चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो वर्ल्ड हो, चाहे वो यूनिवर्स का डेटा हो, सब कुछ मैं कवर करूंगा। वो 4 बजे से क्लास होगी, ये आपकी 1 बजे से क्लास होगी। जो क्लासेस ऐड होनी है वो आपको मैं कल तक जहां तक है बता दूंगा कौन सी क्लास कहाँ ऐड होनी है, बिकॉज थोड़ा समय की दिक्कत थी, किसी वजह से मैं बिल्कुल भी आपके सेशंस नहीं ले पा रहा था, और मैं कल ही फ्री हुआ तो कल भी मैंने आपकी क्लासेस ली है, आज भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ। रात को आज मैं प्लान करके कल भेज दूंगा। 2 से 3 दिन के अंदर आपको क्लासेस वहां पे लाइव दिखने लग जाएंगे, ठीक है। आज आपकी जो क्लास है 4 से 6 बायोलॉजी, 4 से 6 ज्योग्राफी की क्लास है। उसके बाद रात को 10 बजे क्लास है। आज आपकी स्पेशल क्लास आज भी नहीं है और कल भी आपकी स्पेशल क्लास नहीं है, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आप सारी बातें अच्छे से समझ चुके हैं। अच्छा हाँ भाई, मैं सरकारी काम करना भूल गया। जो पहली बार आया है मैं उसे बता देता हूँ, मेरा नाम राहुल अरोड़ा है और मैं आपको अनअकैडमी प्लस पे प्रतियोगिता मंत्रा अगर आप सर्च करेंगे आपको मेरे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। और मैं आपको यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्ट्रैटेजी के, रीजनिंग, मैथ्स, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। शॉर्ट में बोलूँ तो इंग्लिश एंड अभी के लिए करंट अफेयर्स को छोड़ दूँ, बिकॉज करंट अफेयर्स का मेरा कोर्स अभी चल नहीं रहा है, वैसे वो भी पढ़ाता हूँ मैं। ये सब चीजें मैं आपको यहाँ पे कवर कराता हूँ, ठीक है। शुरू करते हैं सेशन को। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, पहला सेशन है, टर्बुलेंस थोड़ी सी आपको ज्यादा महसूस होगी, कमेंट्स ज्यादा आएंगे, बच्चे जो है ज्यादा बीच बीच में डाउट पूछेंगे, बिकॉज पूरे चांसेस है कि अभी आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई है। थोड़ा समय लगेगा, जैसे जैसे 1-2 सेशंस बीतेंगे आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच होने लगेगी, एंड उसके बाद आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, मुझे आपका पढ़ने का तरीका समझ आ जाएगा। बायोलॉजी की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, बायोलॉजी के जो सेशंस अगर ऐड होने हैं, बायोलॉजी के, हिस्ट्री के, इसके उसके सबके ये सारे सेशंस आपको कल तक या परसों तक दिख जाएंगे। और कल जब मैं आपके साथ फिर से इस सेशन में मिलूंगा तो आपको वहां पे दिख जाएगा कि कौन सी क्लास ऐड हुई है और किस तरीके हम पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी की, हिस्ट्री की या बाकी किसी सब्जेक्ट की अब हम बात नहीं करेंगे, उसकी बात हम कल या परसों में कर लेंगे, ठीक है। अब केमिस्ट्री को जो यहाँ पे हमें पढ़ना है, क्या हमें स्कूल लेवल की केमिस्ट्री पढ़नी है? आंसर इज नो। हमें जो केमिस्ट्री कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पढ़नी होती है वो अप्लाइड केमिस्ट्री होती है। यानी अगर मैं आपको स्कूल में पढ़ाता हूँ तो स्कूल में मैं आपको पढ़ाऊंगा CH3COOH है, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा बैठ के कि इधर ऐसा होता है और इसके बाद यहाँ C है, यहाँ H है और यहाँ H और यहाँ भी H है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये सब जो है एसएससी नहीं पूछता। एसएससी खेलेगा इसके नाम पे कि ये क्या लिखा है, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है और इसका पीएच कितना है, यानी अप्लाइड पोर्शन ऑफ द केमिस्ट्री है वो हमें यहाँ पे पढ़ना होता है, उससे ही आपके सवाल बनते हैं। एंड केमिस्ट्री के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे, हम पूरा पीरियोडिक टेबल कवर करेंगे, हम न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन कवर करेंगे, इसके अलावा हम यहाँ पे कवर करेंगे आपका जो पॉलीमर वाला पोर्शन है वो कवर करेंगे, और भी छोटे 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 बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो सब हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। किसी का कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे क्वेश्चन टैब में भेज सकते हैं। अभी आपको कुछ भी पूछना है इससे जुड़ा तो आप फटाफट से आधा मिनट में आपको दे रहा हूँ, टाइप करें। उसके बाद जो डाउट्स हैं आपके मैं एंड में ही लूंगा। नहीं, आज नहीं है पिंकी, मॉक एनालिसिस का क्लास कब होगा मैं आपको इसके बारे में कल बताता हूँ।
आज स्पेशल क्लास नहीं होगी, स्पेशल क्लास में मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। बायो की क्लास बेटा मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। ज्योग्राफी की क्लास आपको सुपर प्लैटिनम बैच में ही मिल जाएगी। हाँ, वो सब कवर होगा, शाश्वत चिंता ना करें। फेब में कंप्लीट हो जाएगी केमिस्ट्री और हिस्ट्री बेटा उसका भी मैंने बता दिया, आप शायद लेट आए होंगे। वो भी आपसे हम कल ही बात करेंगे। चलो जी, शुरू करते हैं। सबका मन हल्का हो गया होगा। चले भाई, अब पूरे तरीके इधर फोकस करें और कमेंट्स थोड़े कम करें। सच में ही सीखने आए हैं तो सीखें, बिकॉज दिन पे दिन आपको पता है जो सीट्स है कम होती जा रही है, कट ऑफ बढ़ती जा रही है। तो जितना लेट करेंगे उतना ज्यादा दिक्कत है, उतने कम चांसेस हैं। आपको पता है बेसिक प्रोबेबिलिटी कहती है सिलेक्शन के, तो इसी अटेम्प्ट में इस एग्जाम को निकालेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। बिकॉज शायद आपको पता होगा, अब जितनी टोटल वैकेंसीज है ना, एक जमाना था उस समय एक एक डिपार्टमेंट कितनी वैकेंसीज हुआ करती थी। ये मैं आपसे आज से करीब 5-7 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो उस समय चीजें आसान नहीं थी। उस समय लोगों के पास इतना डेटा नहीं होता था, टीचर्स नहीं होते थे। बट अब क्या है, कंपटीशन बहुत ही अलग लेवल का हो गया। तो कोशिश करें, फोकस करें, ठीक है। चलो शुरू करते हैं सेशन को। हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कैसे होती है, सारी बात हम करेंगे। एक एक करके मैं आपको पूरी पीरियोडिक टेबल में जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ाऊंगा और सारी बातें आप आराम से समझ जाएंगे। चलो, नोट्स आप साथ साथ भी बना सकते हैं, नोट्स आप बाद में भी बना सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसे नोट्स बनाएं। अपना अपना कमेंट सेक्शन आप बंद कर दें, सो दैट आप दूसरे कमेंट को पढ़ के हा हा ही ना लिखें। वो भी डिमोटिवेट होगा तो वो भी चुटकुले कम मारेगा, उससे उसके भी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे और आपके भी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब पूरे तरीके फोकस हम करते हैं। क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक साथ चलेगी। बाकी हिमांशु 15 से 20 मिनट में आप समझ जाएंगे किस तरीके में आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जीवन के बारे में। जीवन के बारे में सर, अभी आप जो है एक रिएक्टेंट है। अभी आप बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, देखो स्कूल में भी आप एक रिएक्टेंट थे, आपको अपने जीवन की कुछ खास टेंशन नहीं थी, सब बढ़िया चल रहा था। आपके टीचर आपको कह के थक गए कि अरे बेटा सोच ले क्या करना है जीवन में, सब बढ़िया, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। यानी आप जो है आराम से पार्टी में बिजी थे, सब जिंदगी जो है नाना पार्टी का जैसी बढ़िया चल रही थी और सब बढ़िया था। लेकिन एक जमाना आया जब आपने देखा कि अब आपको जीवन में चाहिए स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब आपको पैसा चाहिए और आपको अपना परिवार चाहिए। कई लोगों को अपना परिवार पसंद होता है, कई को पड़ोसी का, दूसरे का परिवार पसंद होता है, लेकिन परिवार तो अपने को चाहिए, चाहे किसी का भी चाहिए, परिवार अपने को चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा, आप स्टेबिलिटी की तरफ जाने लगेंगे। यही जीवन होता है एक रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट वो होता है जो शुरुआत में होता है और एक रिएक्शन होती है यहाँ पर, उस रिएक्शन के बाद जो बनता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अब ये क्या है, आराम से जाकर कुर्सी के ऊपर बैठ गया है, अपना ऑफिस जाता है, जिंदगी बढ़िया बिताता है, सब चीजें जो है बढ़िया चल रही है, टाइप करता रहता है और सब बढ़िया चल रहा है। ये होता है आपका प्रोडक्ट। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, एक बार वीडियो ऑफ करें, कमेंट ऑफ करें, फर्क पड़ेगा। यानी एक ऐसी सिचुएशन आप कहेंगे जो पहले से बाद तक इंसान को लेके गई है। इस पूरे प्रोसेस को मैं केमिकल रिएक्शन बोलता हूँ, ठीक है। केमिकल रिएक्शन टॉपिक चल रहा है, यानी इनिशियली जो रिएक्टेंट होता था और बाद में जो बना है वो प्रोडक्ट बना है। ये जो एक प्रोसेस पूरा हुआ इसे मैं बोलता हूँ केमिकल रिएक्शन। बहुत ही बेसिक लेवल पे समझा रहा हूँ, जीरो लेवल से, बहुत आराम आराम से हम समझ रहे हैं, ठीक है। अब बस मुझे इतना बताओ, आपकी एनर्जी इस समय हाई है या बाद में हाई हो गया? ऑब्वियसली इस समय, आप इस समय क्या कर रहे हो, कुछ भी लिखे जा रहे हो और कहीं भी घूमे जा रहे हो, जिंदगी बढ़िया चल रही है, बैठे हैं यूट्यूब पे मूवी देख रहे हैं, चेरनोबिल के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ भी देखे जा रहे हैं देख रहे हैं कि बजट में क्या होगा, बजट में अरे भैया जब पेश होगा देख लेना, अभी से 4 दिन पहले से क्यों देख रहे हो तो अब अभी क्या है, रिएक्शन होने से पहले एनर्जी ज्यादा है। इसका मतलब क्या मैं आपको कह सकता हूँ कि जो रिएक्टेंट होता है वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, यानी अपनी एनर्जी लो करने के लिए ही प्रोडक्ट बनता है। और इस प्रोसेस को, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के प्रोसेस को ही मैं केमिकल रिएक्शन बोलता हूं। करीब 1 घंटे तक आपका मन आपको कितना भी कहे कि नहीं दोस्त मैं किताब से पढ़ लूंगा, नहीं दोस्त मैं एक काम करूंगा यूट्यूब से पढ़ लूंगा, नहीं दोस्त मैं इसे कल देख लूंगा, नहीं अभी चाय बना लेता हूँ, अभी ब्रेड सेक लेता हूँ, ब्रेड के लिए मक्खन ले आता हूँ, 1 घंटे तक कहीं नहीं जाना है। बिकॉज अगर अभी उठ गए तो फिर ये मान लेना कि 1 साल अपना खराब हो जाएगा। और फोकस करोगे तो 1 घंटे के बाद ऐसा फ्लो बन जाएगा कि आपका खुद ही मन नहीं करेगा उठने का। अब सिचुएशन ऐसी है कि ये एसएससी एस्पिरेंट से ये ऑफिसर कैसे बना? क्या अपने आप बन गया होगा? नहीं, इसे मिले होंगे ताने, इसे मिला होगा सोसाइटी का प्रेशर, इसे मिला होगा गली में आती जाती जो आंटी है, अरे आपका बेटा क्या करता है, चाय बना रहा है, पियोगे? नहीं नहीं, मैं तो ऐसी बस मजे ले रही थी, परेशान कर रही हूँ बस। यानी एक तो इसके ऊपर बहुत प्रेशर आ गया होगा लड़के के ऊपर, बहुत टेंशन, बस क्या बताए। और कभी कभार इसे गुस्सा भी आता होगा, यानी कभी कभार क्या होगा, इसका टेम्परेचर जो है इसके दिमाग का हाई हो जाता होगा। जब ये कहता होगा अरे अंकल तुमने क्या कर लिया अपने जीवन में तुमने भी तो कुछ नहीं करा, तो कोई बात नहीं, मैंने अपने 25 खराब करे, तुमने अपने 60 खराब करे, तो मैं 35 बजा के बैठा हूं अपने। यानी प्रेशर हाई होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए और इनिशियली इसकी एनर्जी हाई, तो अभी आपने मुझे बताई है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं?
एक और चीज है जिससे ये जो रिएक्टेंट है ये एस्पिरेंट ऑफिसर बन सकता है, वो पता है क्या है? जब ये अपने जीवन पे कंसंट्रेट करेगा, यानी जब ये फोकस करेगा अपने जीवन पे, अच्छे से पढ़ाई करेगा, तब भी एस्पिरेंट से ऑफिसर बन सकता है। यानी आप कहेंगे यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है इसकी लाइफ की, ये भी बड़ी जरूरी है। अगर कंसंट्रेशन हाई है तो भी रिएक्शन बहुत बढ़िया से हो सकती है। सर ये सब पेपर के सवाल आपके सामने लिखे हैं, भले ही मैं आपको आसान तरीके पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये सब चीजें जो है पेपर आपसे पूछता है कि प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और एक और चीज डाल देगा, बता दो किसका रिएक्शन के ऊपर इंपैक्ट नहीं आता है। ये 3 चीजें हैं जो कि होनी ही चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ गए। कभी कभार एक और चीज बहुत बढ़िया भी, एक और चीज होती है जिसे बोलते हैं आपके जीवन में एक ऐसा इंसान जो कि आपका जीवन बदल के रख देता है, वो होता है आपका टीचर। वो टीचर मम्मी पापा भाई बहन, आपका ऑनलाइन एजुकेटर, ऑफलाइन कोई दोस्त, दोस्त तो नहीं, दोस्त को हटा दो, ना ना, नॉट एलिजिबल, और कोई हो सकता है दोस्त, ऐसा कोई अच्छा टीचर भाई हमें तो नहीं मिला, हमें पता नहीं। इसे बोलते हैं कैटलिस्ट, जो खुद पेपर देने नहीं जाता, लेकिन वो आपको उस काबिल बना देता है कि आप उस पेपर को दे सकते हैं। बस लिख दिया, पापी इंसान आ जाओ इधर, पहला सेशन है ना, कोई बात नहीं, अभी जोश आया है, देखता हूँ 5वें सेशन तक क्या होता है। बेटा अपना नाम भूल जाओगे, अपना नाम कुछ भी रख लोगे, यहाँ पे आके पोकेमॉन रख लोगे अपना नाम, देखते जाओ भी। कैटलिस्ट जो है वो भी आपका क्या है, रिएक्शन के रेट को चेंज करता है। बट जैसा आपने मुझे दोस्त का एग्जाम्पल दिया, तो क्या हर दोस्त आपको कामयाबी की तरफ लेके जाता है? आंसर है सुनो, कोई दोस्त नीचे भी तो ले आता है। यानी अगर कैटलिस्ट है, वो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसे इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। ये बात आप समझ पा रहे हैं भाई? अगर दोस्त अच्छा है तो इंक्रीज कर देगा, बुरा है तो डिक्रीज कर देगा, पूरे चांसेस है दोस्त तो डिक्रीज ही करेगा। यानी कैटलिस्ट जो है इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन, आइदर ऑफ दीज टू या फिर नन ऑफ दीज। बोथ से बढ़िया शब्द मुझे आइदर लगता है, बिकॉज ऑब्वियसली एक ही चीज है ना। बस दोस्त बस, इस बैच का आपका एक ही चटपटा कमेंट था, वो आप कर चुके हैं, अब आप एलिजिबल नहीं है दूसरे चटपटे कमेंट के लिए, ठीक है? और अब आप अगले कई साल तक यहाँ पे दूसरा चटपटा कमेंट नहीं कर सकते। आप समझ गए हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। एक और सवाल है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, नो चेंज करता है, या फिर नन ऑफ दिस। अपनी अपनी चैट आप ऑफ रखें, कोशिश करें। आप देखिए, एक बात आपको समझनी होगी कि आप अपने लिए आए हैं तो चुटकुलों में ना फंसे, तैयारी पे ध्यान दें। आंसर इज नन ऑफ दीज। व्हाई? बिकॉज आंसर था ये दोनों मिला के, अब ये तो था ही नहीं कहीं ऑप्शन में। इंक्रीज कहूंगा तो डिक्रीज बुरा मान जाएगा, डिक्रीज कहूंगा इंक्रीज बुरा मान जाएगा। ये आपका एसएससी का पीवाईक्यू है, आपको पता होगा शायद। ये एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो कैटलिस्ट एक अच्छा कैटलिस्ट होता है उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट। जो एक बुरा कैटलिस्ट होता है उसे हम बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। कोई पूछता है कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट क्या करता है? इंक्रीज कर सकता है एंड डिक्रीज भी कर सकता है। अगर इंक्रीज करने वाला कैटलिस्ट है तो एक पॉजिटिव कैटलिस्ट है, और डिक्रीज करने वाला है तो एक नेगेटिव कैटलिस्ट है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? अगर आमतौर पे आप बात करेंगे तो आप बात करेंगे ऑल्टर करता है रेट ऑफ रिएक्शन, या चेंज करता है रेट ऑफ रिएक्शन, या इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसा कुछ भी आपको दे सकता है। द रेट ऑफ रिएक्शन। गुरकमल वन ऑफ दीज थिंग्स, मतलब ये भी हो सकता है, और भी चीजें होती हैं। क्या आप यहां तक बात समझ पाए? सबसे पहले ये बताएं, आपको मुझसे पढ़ते हुए करीब 10 मिनट हो चुके हैं, लग रहा है कुछ सीखे हैं, लग रहा है कुछ फ्लो बना, बिकॉज इट विल टेक सम टाइम। समय लगेगा, समय को समय देना पड़ेगा। ये जो बैचेस हैं, बहुत बड़े बैचेस लगाता हूं मैं आपके लिए, वो इसीलिए क्योंकि तैयारी डिटेल में करनी है तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। छोटा छोटा पढ़ के काम नहीं बनता है जीवन में। आप सोचे मैं 5 घंटे पढ़ लूं, 10 घंटे पढ़ लूं, यूजलेस, मत पढ़ के जाओ, छोड़ दो, कोई सेंस नहीं बनता। पूरे चांसेस है वो 5-10 घंटे में उतना ही पढ़ पाओगे जो आपको ऑलरेडी आता होगा, तो वो मत पढ़ो। मैं भी पढ़ाऊं ना, कभी 5 घंटे केमिस्ट्री मत पढ़ो, क्योंकि सेंस नहीं है, वो आपको ऑलरेडी आता होगा। डिटेल में ही पढ़ो, वही काम का है। ठीक है गौरव, बिल्कुल कंप्लीट बेसिक से होगा, 0 लेवल से होगा, चिंता ना करें, आराम से बैठे और विश्वास करें। देखिए, हर बार मैं एक ही बात अपनी बैच में कहता हूँ, विश्वास वो है जो 100% है। अगर 99.99 है ना, तो ये विश्वास नहीं है। विश्वास जीवन में याद रखना है बात, विश्वास है तो 100 है, 100 से कुछ भी कम है तो विश्वास नहीं है। चलो, यहां तक हम सारी बात समझ पा रहे हैं। अभी तक जो मैंने आपको बताया है, मैंने आपको ये बताया है कि एक रिएक्टेंट जो होता है उसकी एनर्जी हाई होती है, और उसकी एनर्जी लो करने के लिए, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है, वो केमिकल रिएक्शन करता है, और उसके लिए 3-4 चीजें ऐसी होती है जो उस पर इंपैक्ट डालती है, जिसमें एक हाई प्रेशर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, हाई कंसेंट्रेशन होता है, और एक आपका होता है कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट आपका होता है, ये जरूरी नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा या घटाएगा, हो सकता है ये बढ़ा दे, हो सकता है ये घटा दे। बढ़ा देगा तो हम इसे पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलेंगे, अगर घटा देगा तो निगेटिव कैटलिस्ट बोलेंगे। जो बढ़ाने वाला है और जो घटाने वाला है, अगर आमतौर पे सिर्फ आपको कैटलिस्ट शब्द देता है तो आप ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन पे टिक करेंगे, या इंक्रीज एंड डिक्रीज पे टिक करेंगे। अकेला इंक्रीज भी गलत होगा, अकेला डिक्रीज भी गलत होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं बात समझ पा रहे हैं।
नोट्स कैसे बनाएं, एक सवाल आया है। देखिए नोट्स बनाने के 2-3 तरीके हैं। सबसे बढ़िया तरीका रहता है कि आप सेशन खत्म होने के बाद दोबारा वीडियो को देख के अपने नोट्स बनाएं। सेकंड बेस्ट तरीका रहता है कि आप वीडियो को अच्छे से देखें और बाद में एनोटेशंस को अपने पास नोट कर लें। तीसरा बेस्ट तरीका ये रहता है कि आप कोशिश करें चीजों को साथ-साथ नोट करें। ये 2-3 तरीके हैं जो आप अपने पास यूज कर सकते हैं। चौथा तरीका ये रहता है कि आप नोट ना करें, सिर्फ एनोटेशंस को डाउनलोड करके रख लें। जो आपको बढ़िया लगे आप वो कर सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन टैब अब मैं देख लूंगा, बेटा आप मेरी जगह रह के समझो। मुझे पढ़ाते हुए करीब 20 मिनट हो गए हैं और 36 डाउट्स मेरे पास आ चुके हैं। तो आप खुद समझदार है, अगर अभी मैं देखूंगा तो मैं जो है खतरे में चले जाएगा मेरा जीवन। चलो आगे चलते हैं। यहां तक आप बात समझ पा रहे हैं? क्या मैं कह सकता हूं जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट की एनर्जी हाई होती है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। हाई एनर्जी टू लो एनर्जी जाने के लिए ही वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब एक लॉ है, उसके बारे में आप ध्यान से समझेंगे। वो लॉ है लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन कहता है कि मैं ही हूं, ध्यान से बात को समझना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अभी आप मेरी सुनेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अभी आप मेरी सुनेंगे तो बाद में मैं आपकी सुनूंगा, अभी आप मेरी नहीं सुनेंगे तब भी मैं आपकी सुन लूंगा, लेकिन अभी सुनेंगे तो अच्छा रहेगा बिकॉज आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। अब फिजिक्स में पढ़ाते हैं, क्या कर सकते हैं। लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही है। लेकिन सर ये तो कोई बात नहीं, हमने कई बार ध्यान दिया, हम डालते हैं 3 कप पानी, 3 कप दूध और चीनी पत्ती, 6 कप चाय नहीं बनती, 5 कप चाय बनती है। ये क्या जादू है? क्योंकि बेटा वो कवर नहीं कर रखा। ये छोटा सा एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं बिकॉज यही यहाँ पे यूज करेंगे। अगर इनिशियली रिएक्टेंट जो है 10 किलो है आपके पास एक बीकर के अंदर, तो प्रोडक्ट भी हमेशा 10 किलो ही बनेंगे। ये बात आप समझ पा रहे हैं? यानी अगर इनिशियली आप किसी कुकर के अंदर 1 किलो चावल डालते हैं और उसके अंदर 1 किलो पानी डालते हैं और उसे बंद कर देते हैं, उसकी सीटी वाला पोर्शन भी पूरे तरीके बंद कर देते हैं, तो बाद में जो चावल बनेंगे प्लस पानी बनेगा वो 2 किलो के बराबर ही होना चाहिए। क्या मैं उम्मीद करूं बात समझ पा रहे हैं? हिंदी भी अभी ऐड कर देंगे, चिंता ना करें, बिल्कुल परेशान ना हो। जो प्रोडक्ट होता है, यानी अब अभी तो आप में बड़ी एनर्जी है, जब आप बाद में ऑफिस में जाके बैठ जाएंगे तो आपके सुस्त जैसा महसूस नहीं करेंगे, बोरिंग सा, अरे यार क्या हो रहा है, 5 नहीं बजे, बताओ घर जाना है, क्या बात हो गई। क्रिकेट खेलने चले जाएंगे, अरे भैया अभी मंत्रालय पहुंचो तब आपको कमाल दिखेगा। मंत्रालय जाओगे, वहां क्या होगा, इंडिया गेट पे चले गए हैं, इंडिया गेट पे क्रिकेट खेल रहे हैं लोग जाके। अभी देखते जाओ बेटा, बहुत कुछ ऐसा है जो आपको पता नहीं है। बस 2-4-5 महीने मेहनत करो, फिर देखना जीवन कितना बढ़िया है। मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा होता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ऐसा होता है। कहाँ कैसे क्या होता है इसके बारे में हम कुछ बात नहीं करेंगे। ऑब्वियसली छुट्टी वाले दिन की बात मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि उधर काम हो रहा है और आप इधर क्रिकेट खेल रहे हैं, मंत्रालय से उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा आपको। ऑफिस की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो आप यहाँ पे आप थोड़ा लेजी यानी लो एनर्जी वाला महसूस करेंगे खुद को। यानी जो प्रोडक्ट होता है उसके पास लो एनर्जी होती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, यहाँ पर एक कैच है। वो कैच ये है कि रिएक्शन भी 2 तरीके की होती है। रिएक्शन जो है 2 तरीके की होती है। एक होती है जो रिएक्शन में यहाँ लिख देता हूँ पहले आपके लिए। पहली रिएक्शन होती है जिसे हम फिजिकल रिएक्शन बोलते हैं और दूसरी रिएक्शन होती है जिसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। एक होती है फिजिकल, एक होती है केमिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन वो होती है जो वापसी आ जाती है, केमिकल रिएक्शन वो होती है जो कि आपकी वापसी नहीं आ पाती। जैसे कि आप एक एसएससी एस्पिरेंट बन गए हैं, ये केमिकल रिएक्शन हो गई है। वंस एन एसएससी एस्पिरेंट ऑलवेज एन एसएससी एस्पिरेंट। अब जो आम आदमी के जीवन की बातें हैं वो आपको समझ नहीं आएंगी, लेकिन एक जमाना था जब आप फिजिकल रिएक्शन में जिया करते थे कि जैसे आपने बीटेक कर ली, कोई फर्क ही नहीं पड़ा सर, हम इंजीनियर बस नाम के, हम कल ही बैंक का पेपर दे देंगे, अपना क्या, परसों एसएससी यूपीएससी भी सोचा हमने। तो वो जो थी फिजिकल रिएक्शन थी, यानी आपकी जो बॉन्डिंग हुई थी अपनी डिग्री से, वो फिजिकल रिएक्शन थी, यानी बने और नहीं बने एक ही बात है। केमिकल रिएक्शन का मतलब ये हो गया, अगर आप एक बार बन गए तो फिर आप बन ही गए। एग्जांपल्स देता हूं कुछ आपको। फिजिकल रिएक्शन जो होती है ये होती है आपकी भौतिक अभिक्रिया, ये होती है रासायनिक अभिक्रिया। बीच बीच में कोई ऐसा शब्द मैं बोलूं जिसकी मैं हिंदी ना बोलूं तो आप हमेशा ही गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल कर देते हैं, कर सकते हैं। या फिर आपको देखो, मैं एक ही बात कहूंगा, अगर आप एसएससी का पेपर दे रहे हैं तो इंग्लिश आना मजबूरी है, मजबूरी। ये कुछ ऐसी बात है कि मैं क्रिकेटर बनना चाह रहा हूँ और मैं बैटिंग ही नहीं करना चाह रहा, मुझे बॉलिंग नहीं करनी, मैं फील्डिंग नहीं करना चाहता, बस फिर भी मुझे लेकिन क्रिकेटर बनना है, वो तो आना ही चाहिए, ठीक है। फिजिकल रिएक्शन जो है हमारी, फिजिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं भौतिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ये जो रिएक्शन होती है दिस इज रिवर्सिबल, यानी इसे आप वापसी कर सकते हो, रिवर्सिबल। और ये होती है इररिवर्सिबल, यानी अगर आपने आइस से पानी बना दिया तो क्या पानी से आइस नहीं बना सकते? सोच के देखो, फिर से आइस से पानी बना सकते हो, फिर से पानी से आइस बना सकते हो। आपने इसे स्टीम बना दी, स्टीम से फिर आप पानी बना सकते हो, स्टीम से आइस बना सकते हो। ये कन्वर्जन आपका चल सकता है हमेशा। यानी ये एक फिजिकल रिएक्शन का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। बट अगर मैं आपसे कहता हूं आपके पास आयरन थी, आयरन पे रस्टिंग हो गई, तो क्या इसे वापसी कर सकते हो?
नहीं कर सकते। क्या जो दूध है, जो मिल्क है, उससे आपने दही बना दी, कर्ड बना दी, योगर्ट बना दिया पढ़े लिखों के लिए, तो, दोनों में क्या योगर्ट और दही सेम होती है? कोई बता सकते हैं योगर्ट और कर्ड सेम होती है, अलग अलग होती है? दोनों अलग अलग होती है, क्या फर्क होता है? योगर्ट कंपनी है? नहीं बेटा नहीं। फर्क बताएं, नहीं पता। बहुत बढ़िया भाई, एक पॉइंट आया, बहुत बढ़िया। भाई बहुत बढ़िया, शिवांगी ने बिल्कुल सही पॉइंट कहा। जो उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, अगर आम भाषा में बोलूं, वो दोनों में अलग अलग होते हैं। बस ये फर्क आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो, क्या दही से वापसी दूध बना सकते हो? दही खाने का मन नहीं है, चाय पीने का मन है, नहीं बन सकती चाय। क्या पनीर से मिल्क बन सकता है? नो। घी से मिल्क बन सकता है? नो। ये सब केमिकल रिएक्शंस हो गई, जो कि एक तरफ से दूसरी तरफ ही जाती है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। अब जब दही बन गया तो अब तो उसमें रायता ही हो सकता है, अब वापसी तो उससे दिमाग बन नहीं सकता। एक बार कन्वर्ट हो गया तो कन्वर्ट हो गया, अब कोई वापसी नहीं। ये आपको मैंने अभी बेसिक लेवल समझाया फिजिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन का कुछ एग्जांपल्स दिए। पेपर आपसे पूछेगा कि कौन सी रिएक्शन फिजिकल है, कौन सी रिएक्शन केमिकल है। क्लासिक एग्जांपल एनसीईआरटी का ही मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। भाई मेरे पास 2 वाटर बॉटल हो गई है, एक यहाँ पर मुझे दिख रही है, एक मुझे कमेंट सेक्शन में दिख रही है, लाजवाब। ये जो है इरिवर्सिबल है, और अच्छा वापसी को मैं काट देता हूँ, वापसी नहीं होगी। ठीक है, एक तरफ से हम दूसरी तरफ जा सकते हैं। अब ध्यान से बात को समझेंगे। एकमात्र ऐसी रिएक्शन जो कि फिजिकल भी है और केमिकल भी है, ये पेपर पूछ सकता है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी का एग्जांपल है, द ओनली रिएक्शन या वन ऑफ द ओनली रिएक्शंस जो कि फिजिकल प्लस केमिकल है, दोनों है, ये होती है बर्निंग ऑफ कैंडल। ऐसा क्यों? ध्यान से बात को समझेंगे, ऐसा क्यों? बस यूं ही नहीं, बस यूं ही नहीं, हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो हम समझाएंगे आपको क्यों। मान लेते हैं एक मोमबत्ती है जो आपके सामने यहाँ मैं जला रहा हूँ। अब मुझे बस ये बताओ, ये जो मोम है, यहाँ पर आप मोम देख पाएंगे, क्या ये 2 तरीके से कन्वर्ट हो रहा है? यानी अगर आप इस पोर्शन को देखेंगे तो यहाँ पे तो केमिकल रिएक्शन हो रही है, क्योंकि ये वाला मोम जो जल गया वो तो जल गया, इसका कोई वापसी नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर मोम पिघल रहा है, क्या है पिघल के फिर से मोम कन्वर्ट होगा? यानी आप कहेंगे जो वैक्स है वो पहले सॉलिड स्टेट में थी यहाँ पर, फिर उसके बाद गर्मी की वजह से वो लिक्विड स्टेट या फ्लूइड स्टेट में हो गई, फिर से वो आपकी क्या हो गई, सॉलिड स्टेट में हो गई। ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर आप कहेंगे आपका फिजिकल भी हो रहा है और आपका केमिकल भी हो रहा है। वैक्स कम भी हो जाएगी बिल्कुल, तभी मोमबत्ती जो है छोटी होती जाती है, बिकॉज कुछ समय के बाद जो कैंडल है वो खत्म हो जाएगी। खत्म इसलिए होता है बिकॉज केमिकल रिएक्शन भी हो रही है ना, केमिकल रिएक्शन जो है कम करती जा रही है, और जो फिजिकल रिएक्शन है वो आपकी कम नहीं कर रही है, उसे आप वापसी यूज कर सकते हैं। याद करो बचपन में जब मोमबत्ती वगैरह की कमी हो जाती है तो जो साइड वाला पोर्शन होता है इसे आप तोड़ के फिर से बीच में रख सकते हो, जिससे कि वो भी रीयूज यहाँ पर हो जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आगे चलते हैं। ये तो बड़ी बेसिक लेवल की बात है। बॉइल्ड एग केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब ध्यान से बात को समझेंगे, कुछ मुद्दे की बातें। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कितने तरीके की केमिकल रिएक्शन होती है, हमें वो पढ़नी है। केमिकल रिएक्शन वो है जो कि एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकती है, यहां से वापसी नहीं आ सकती। हमें यही पढ़नी है, फिजिकल रिएक्शंस नहीं। हम फिजिकल रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं और उसके बाद केमिकल रिएक्शन को हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, ये बात मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ पा रहे हैं। कोई सी भी कैसी भी रिएक्शन हो, अगर वो एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर हो रही है तो उसका जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट था वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर रहेगा। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, चिंता ना करें, ब्लैक रख लेंगे। यहां तक सारी बातें मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ गए होंगे। 2-3 तरीके के रिएक्शन है, देखो कैसे रिएक्शन है मैं बताता हूं। एक सामान था, ये 2 हिस्सों में टूट सकता है, या 3 हिस्सों में टूट सकता है, या 4 हिस्सों में टूट सकता है। अब एक दूसरा सामान था, वो मान लेते हैं 3-4 चीजें मिलकर एक सिंगल सामान बन सकता है। एक दूसरा सामान था जिसमें एक होगा और यहाँ पर आप कहेंगे 2 होंगे, और ये क्या करेगा, इसे रिप्लेस करेगा इस टाइप से और ये यहाँ पे आ जाएगा। यानी अगर मैं इसे ऐसा सर्कल बना देता हूँ तो ये जो है पहले सफेद वाले के साथ था, अब ये जो है अकेला हो गया, यानी कुछ अब जो नया प्रोडक्ट बनेगा आपको कुछ ऐसा बनेगा, ये हो सकता है। ठीक है, और अगले नंबर पे जो आ सकता है वो ये आ सकता है कि मान लेते हैं आपने लाल और इधर लाल, इधर सफेद और इधर सफेद, इधर पर्पल और इधर ग्रीन और इधर ग्रीन। ये बात आप समझ पा रहे हैं? यानी इन्होंने आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर लिया। ये 4 तरीके की रिएक्शंस हो सकती हैं। जब 2-3 चीजें मिलती हैं तो हम उसे बोलते हैं एडिशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन। इन्हें मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना। ये है डीकंपोजिशन रिएक्शन,
ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सब आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल भी चिंता ना करें। ठीक है हिमांशु, अभी दोबारा समझाते हैं एसएससी में कितने क्वेश्चन आते हैं। एसएससी में डीडी बताएं कौन से सब्जेक्ट की बात करें, अगर आप केमिस्ट्री की बात करें तो 2 से 3 सवाल आते हैं केमिस्ट्री के। अब इन्हें एक एक करके हम डिटेल में समझते हैं, ठीक है, आराम आराम से अगले पेज पे एक तरफ से दूसरी तरफ से हम चलते हैं, ठीक है। अगर एक सिंगल था और उससे 2 चीजें बन गई हैं तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ये कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। अगर उल्टे तरफ से आप चलते हैं, 2 चीजों को मिलाकर एक चीज बनती है तो एडिशन रिएक्शन हो गई। अगर कोई एक मान लेते हैं इंसान यहाँ पर है इस टाइप से, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर 2 लोग जा रहे हैं कुछ इस टाइप से, ये एक साथ जा रहे थे। अब यहाँ पर एक रिएक्शन हुई जिसमें आप कहेंगे ये एक साथ जाने लग गए और ये अलग हो गया बेचारा। मान लेते एक सिचुएशन है कि आप अपनी छोटी सिस्टर को कोचिंग सेंटर लेके जा रहे थे, लेकिन वो लेट हो गई थी बहुत ज्यादा, तो उधर से आपके पापा है, पापा ने कहा बेटा मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं, ये पैदल बाद में आ जाएगा। तो यहाँ पर पापा ने क्या करा, अपनी बेटी यानी आपकी जो बहन है उन्हें लेके ट्यूशन तक छोड़ दिया। आपकी सोच खराब है तो हम क्या कर सकते हैं, आगे चलते हैं। एक एक करके अब मैं आपको कुछ रिएक्शंस पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, आराम आराम से पढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग आप डालेंगे आपका एडिशन रिएक्शन, सबसे पहली रिएक्शन होगी एडिशन रिएक्शन। सर बहुत कुछ पढ़ाऊंगा, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ, मजा ही आ जाएगा पढ़ने में, डिटेल में पढ़ेंगे। पहली हेडिंग होगी आपकी एडिशन रिएक्शन, ठीक है, इसे हम आराम से समझते हैं। आपने सुना होगा बूंद बूंद से सागर बनता है, यहाँ पर वही वाली कुछ कहानी है कि बूंद बूंद से सागर बनने का मतलब है कि एक आपने सामान देखा और दूसरा आपने सामान देखा, इन दोनों को मिला दिया और इससे बन गया एक फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। यानी एडिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होगी जिसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, यानी 2 चीजें कंबाइन कर गई। हिंदी लिख देता हूं मैं इसकी, हिंदी में भाई हम कहीं गलत लिखे तो आप करेक्ट करा देना अभी, करिए, ठीक है। यानी एडिशन रिएक्शन को ही मैं साथ में बोल सकता हूं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। फिजिक्स इसके बाद स्टार्ट होगी। इसका मतलब ये हो गया व्हेन 2 or more reactants combine to form a single product, ये आपकी एडिशन रिएक्शन कहलाती है। क्या मैं उम्मीद करूं आप बात समझ पा रहे हैं। यानी 2 या 2 से अधिक चीजें जब मिलती हैं और एक सिंगल सामान बना देती है तो उसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया या फिर एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इसी टाइप से मान लेते हैं अगले पेज पे और हेडिंग डाल देता हूं यहाँ पर, डी कॉम्पोजिशन रिएक्शन। अभी उसे समझाऊंगा, चिंता मत करो, पहले हिंदी की शब्दावली में निपटा देता हूं एक साथ। इसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, जिससे आप पहले से ही साथ में समझ पाए, बिकॉज मैं सभी टर्म्स को एक साथ यूज करूंगा। ये आपका दूसरा हो गया। अभी आप हेडिंग ना डालें तो अच्छा है, बिकॉज मैं इन्हें डिटेल में बताने वाला हूँ, एक सिंगल रिएक्शन को हम काफी डिटेल तक पढ़ेंगे, तो अभी आप हेडिंग ना डालें। ये सिर्फ उनके लिए डाल रहा हूँ जिन्हें इंग्लिश समझने में दिक्कत हो रही है। विस्थापन अभिक्रिया, कहीं पर कुछ करेक्शन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। चौथे नंबर पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो गए, ठीक है। अब एक एक करके जरा इन्हें डिकोड करते हैं। एडिशन रिएक्शन का क्या बेसिक बात आप समझ पा रहे हैं, एक बार मुझे बताएंगे। डाउट्स प्लीज क्वेश्चन टैब में आप भेजें, ठीक है। इसका मतलब 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिलेंगी और उससे हम कुछ बनाएंगे। बस मुझे इतना बताओ कि ये रिएक्शन से हीट निकलेगी या जाएगी। यहाँ से दिमाग थोड़ा सा हैवी होगा, यानी यहाँ से लोड पड़ना स्टार्ट होगा। चिंता न करें शक्तिमान, बिल्कुल बेफिक्र है, थोड़ा थोड़ा करके हम लेवल बढ़ाएंगे। 2 चीजें आपने मिलाई है, 2 चीजें आपने मिलाई है तो वहां से एनर्जी निकलेगी। क्यों निकलेगी, ध्यान से सोचो। कई तरीकों से आप इसे सोच सकते हो। मान लेते हैं आपने 2 चीजों को मिलाया है, तो मिलाने के बाद वहां से हीट निकलेगी। यानी इस केस में आप कहेंगे जब 2 चीजें कंबाइन करती हैं तो यहां से हीट या एनर्जी रिलीज होती है। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बनेगा, इसलिए मैंने इसे लाल रंग में लिख दिया। यानी जो एडिशन रिएक्शन होती है इस केस में आप कहेंगे ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल होता है जिससे हीट निकलती है। ये सही समय आ चुका है आपसे 2 रिएक्शंस की बात करने का। पहली रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, दूसरी रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक। सर पेपर ना इससे बहुत सवाल बनाता है, ये आपको नहीं पता तो मान के चलिए आप तैयारी अधूरी करके जा रहे हैं पेपर की। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट एग्जिट करती है, एग्जिट करना, EX लिखा हुआ है, एग्जिट करना। एंडो का मतलब अंदर जाना, यानी एंट्री करना, एंटर करना। अगर एक टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर मैंने कुछ रिएक्शन करी है और इसके अंदर से हीट जो है बाहर आने लग गई, पगला गई एकदम रिएक्शन, और हुआ क्या, टेस्ट ट्यूब एकदम गर्म हो गई, हीट बाहर आने लग गई, तो मैं कहूंगा ये एक टाइप से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, जो अंदर की गर्मी है वो बाहर की तरफ चली गई। ये अलग से कॉन्सेप्ट है राजेश, जो मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ, अलग से कॉन्सेप्ट है जिसे मैं आपको यहाँ पर भी सिखा रहा हूँ, तो इसे आप इन जनरल सभी जगह समझ सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैंने इसके अंदर कोई रिएक्शन करी है, ठीक है, इस बॉटल के अंदर, और इससे गर्मी बाहर निकलने लगी है, मैंने इसे जब छुआ है तो मुझे गर्म महसूस हो रही है, तो क्या इसके अंदर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई है? बिल्कुल। तो बाद में इसके अंदर की गर्मी कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? जब इसने अपनी हीट बाहर की तरफ छोड़ दी तो इसके अंदर की हीट तो कम हो गई। भाई इसके अंदर जो हीट थी इसने बाहर छोड़ दी तो इसके अंदर हीट कम हो गई। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन को लेकर अगर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमें बात समझनी होगी कि जो हीट है वो जाती है आउट ऑफ सिस्टम, सिस्टम से बाहर। सिस्टम वो होता है जिसकी बात हम करते हैं, सिस्टम के छोड़ के जो सब होता है उसे सराउंडिंग बोला जाता है। यानी हीट का ट्रांसफर होता है सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ। क्या ये बात आप समझ पाए? सर मैं डिटेल में ही पढ़ाता हूँ, मैं शॉर्ट में नहीं पढ़ाता हूँ, मुझे शॉर्ट में पढ़ाना नहीं आता है। यही मेरी अच्छाई बुराई दोनों है कि मैं डिटेल में ही अच्छे से पढ़ाता हूँ, बिकॉज मुझे इस एग्जाम की कीमत पता है, इस एग्जाम क्लियर करके आप क्या बनने वाले हैं मुझे पता है, तो मैं बड़े लेवल पे ही पढ़ाता हूँ, टाइम लूंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा और सब कुछ तैयार करा दूंगा। हीट आउट ऑफ सिस्टम निकलती है और सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाती है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, जो फाइनल टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज लेस देन इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। ये लाइन आप समझ पाए? और फाइनल टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज ग्रेटर देन इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। सोचो सोचो सोचो, क्यों? बिना सोचे पूछो मत, एक बार मेरे कहने से सोचो, सोचोगे ना तो याद होगा। अरे भाई हीट कहीं तो जाएगी ना। अब मान लेते एग्जांपल देता हूँ, इसके अंदर रिएक्शन हो रही है तो मुझे तो गर्म महसूस होगा, यानी सराउंडिंग के पास तो आ गया, ठीक है, लेकिन अंदर की तरफ से आप कहेंगे निकल गया। मैं आपको समझाता हूँ। मैंने एक टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करा, इसका एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, आपने शायद बचपन में सुना होगा कि अब तो घर में क्या होता है, पीओपी पेंटिंग, दुनिया भर के प्लास्टिक पेंट आ गए। आज से करीब आप 20-25-30 साल पहले जाओगे, 50 साल पहले जाओगे, तो वहां पे चूना लगाया जाता है घर में। आजकल चूना जो घर वालों को लगाया जाता है, पहले चूना घर पे लगाया जाता है। ये जो चूना लगाने की प्रतिक्रिया होती थी, इसमें कैसे चलता है कि एक बकेट टाइप होती है, उसके अंदर आप चूना डालेंगे और पानी डाल देंगे, उसे छोड़ देंगे, कुछ समय तक वो पगला जाएगा। यानी उसका क्या होगा, बहुत ही ज्यादा उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, वो उबल जाएगा पूरे तरीके। उबलने के बाद क्या होगा, उसके अंदर से हीट बाहर की तरफ निकलेगी। मान लेते हैं आपने उसे एक बंद कमरे में रखा है, तो क्या कमरा जो है वो तो गर्म हो जाएगा ना, तो कमरा तो उसकी सराउंडिंग थी। लेकिन जो खुद वो चूना है, वो चूना जो है उसके अंदर से तो एनर्जी लो हो गई ना। कृपया ध्यान दीजिए, एनर्जी लो और टेम्परेचर लो में फर्क है। टेम्परेचर शुरू में भी रूम टेम्परेचर था चूने का, पानी का, बाद में भी रूम टेम्परेचर, लेकिन उसके अंदर की जो गर्मी है वो निकल गई है। आई होप ये शब्द समझ पाए, इस लाइन को दोबारा सुने। चूना भी कमरे के टेम्परेचर पे था, पानी भी कमरे के टेम्परेचर पे है, एक दिन बाद देखेंगे तो भी सेम टेम्परेचर पे होगा, लेकिन जो उसके अंदर इंटरनल एनर्जी है बॉन्ड्स के अंदर स्टोर्ड, वो एनर्जी उसके अंदर से निकल के कमरे के अंदर हीट के रूप में चली गई। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे। बेटा सब पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। आशिक आवारा, बिल्कुल बेफिक्र रहो, ये जो दिल है तुम्हारा ये जीत के रहेंगे, बस चिंता ना करें। चूना जो है इसकी एनर्जी जो है लो हो जाएगी और जो सराउंडिंग है इसे हम कहेंगे ज्यादा हीट हो गई। इससे ठीक उल्टा चलता है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसी चलती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन जो आपकी है, इसमें आप कहेंगे सेम उसी टाइप से आपको पॉइंट्स बना देता हूँ। हीट रिलीज होगी तो सिस्टम जितना रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं वहां, एक सेकेंड, जब हीट रिलीज होगी तो सिस्टम जितना जिन्हें रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं वहां तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ना। रिएक्टेंट का टेम्परेचर लो होना समझ आता है, सिस्टम का क्यों? सिस्टम इज रिएक्टेंट अभिषेक, आई होप आप बात समझ गए। सिस्टम इज रिएक्टेंट एंड एनीथिंग एल्स या एवरीथिंग एल्स इज सराउंडिंग। आई होप आपका आंसर आपको एक लाइन में मिल गया होगा। एक बार एंडोथर्मिक समझाता हूं, उसके बाद आप समझ जाएंगे। हीट आती है इनटू द सिस्टम, हीट ट्रांसफर होती है सराउंडिंग टू सिस्टम। रिएक्टेंट का, या जिसे हम सिस्टम बोलते हैं, उसका फाइनल टेम्परेचर ग्रेटर इनिशियल टेम्परेचर। कंफ्यूजन हो रहा है, हम आपको बता देंगे। सिस्टम इज रिएक्टेंट, सिस्टम इज प्रोडक्ट, दोनों एक ही बात है। अभी आपको समझाता हूं, चिंता मत करो। जो अगर आपसे मैं बात करता हूं सराउंडिंग की,
उसके केस में फाइनल टेम्परेचर इज लेस देन इनिशियल टेम्परेचर। सबसे पहले तो एक लंबी सी सांस लीजिए, पानी का ग्लास आप साथ लेके बैठिए। अब बेटा जो मैं समझाऊंगा मुस्कान आपको हिंदी में समझाऊंगा, लेकिन लिखूंगा मैं सिर्फ इंग्लिश में। उसका एक रीजन देखिए ये है कि आपका पेपर जो है आपको बहुत बड़ा पोर्शन उसमें इंग्लिश का भी आता है। एक रीजन ये है, अगर आप साथ साथ सीखते चलेंगे तो आप जरूर सीख जाएंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मुझे बताएं आपको क्या समझ नहीं आ रहा, सिस्टम सराउंडिंग की कंफ्यूजन हो रही है, शॉर्ट में न्यूमेरिकल भी पढ़ा देंगे, बिल्कुल चिंता ना करें आप। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, मेरा केमिस्ट्री बहुत वीक है से, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम आपको सिखाएंगे। देखो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, सीखना चाहते हो बिल्कुल ईमानदारी से तो कमेंट कम करो और फोकस ज्यादा करो, ठीक है? कमेंट कम, फोकस ज्यादा। जो नहीं आएगा एंड में पूछना, बिकॉज मेरे पास 49 डाउट्स ऑलरेडी हैं, तो वो भी डिस्कस करेंगे, आपके डाउट्स भी देख लेंगे, चिंता ना करें। अभी तक जो मैंने आपको बताया है, मैंने आपको दो टाइप की रिएक्शन बताई है। एक एंडोथर्मिक है जिसके अंदर से हीट बाहर की तरफ निकलती है, और एक एंडोथर्मिक है जिसके अंदर हीट आ रही है। अगर इसके अंदर हीट आ रही है, मान लेते हैं मैं आपसे बात करता हूँ, इसके अंदर मेरे पास हीट अंदर की तरफ आ रही है। हीट अगर अंदर की तरफ आएगी तो क्या बाद में गर्म नहीं हो जाएगा? सोच के देखो। तो इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई जिसके अंदर हीट आ रही है, इसके अंदर सब तरफ से हीट आ रही है। लेकिन अगर इसके अंदर हीट निकल रही है, मैं इसे ऐसे हाथ रख के इसके ऊपर बैठा हुआ हूँ, तो अभी जैसे मैंने इसे पकड़ा हुआ तो मुझे ठंडा महसूस हो रहा है। इसका मतलब मेरे हाथ की जो हीट है क्या इसके अंदर जा रही होगी? सोच के देखो। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो सकता है, भले ये फिजिकल है लेकिन चलो समझने के लिए हम कह सकते हैं। अगर एक्सोथर्मिक की बात करूं तो मुझे गर्म महसूस होगी, सेम इससे उल्टा हो गया। ये आपको मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ आ गया होगा। अब चलते हैं वापसी अपनी एडिशन रिएक्शन की तरफ। एडिशन रिएक्शन को लेकर कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपकी जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो क्या मैं उससे कह सकता हूँ कि जो फाइनल एनर्जी होगी वो लेस होगी इनिशियल एनर्जी से? ये आपको समझाता हूँ कैसे। मान लेते हैं एक ये पैकेट था और एक ये पैकेट था, ये दोनों मिले और यहाँ पर इसने क्या करा, स्टार बनाया और एक एनर्जी इसने रिलीज कर दी। अगर ये 50 एनर्जी लेके बैठा था, 60 लेके बैठा था, और इन्होंने यहाँ पर 10 रिलीज कर दी, तो क्या इसकी 100 एनर्जी होगी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहती है। इसका मतलब इनिशियली जो इन लोगों के पास मिला के 110 था, वो 100 रह गया, यानी फाइनल एनर्जी 100 जो है कम हो गई इनिशियल एनर्जी से। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक सिर्फ केमिकल रिएक्शन में होती है, या जनरली ऐसे ही कुछ बेसिक शब्द है, ये ऐसा नहीं है कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी। कोई सी भी रिएक्शन जिसमें ऐसा हीट ट्रांसफर हो रहा है उसे हम एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक कह सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। इसे याद करने के कुछ तरीके बता देता हूँ। आपने क्या करा, आपने घर में क्या करा, बहुत ही बढ़िया कोई काम करा। अब आपके पापा ने क्या करा, आपके गालों को याद करा, और गालों पे क्या हुआ, एकदम स्पीड में हाथ आया। अभी हाथ जो है आपके गाल से मिला, अब क्या होगा, वहां पर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हीट निकलेगी। हीट कहाँ से निकलेगी, कहाँ जाएगी, सब आप समझ ही रहे हैं मेरी बात को। वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, यानी दो चीजें मिली और उस केस में क्या हुआ, एनर्जी निकली। ये एक तरीका। उसके बाद क्या होगा, जो फाइनल एनर्जी है आपकी वो लो हो जाएगी इनिशियल एनर्जी आपकी से। आई होप आप बात समझ पा रहे हैं। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो भी आप कह सकते हैं। और बहुत ही तेज पड़ा तो क्या पता चिंगारी वगैरह भी निकल सकती है, ये नहीं निकलेगी वैसे। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं आपसे एनर्जी में चेंज कहता हूं, एनर्जी चेंज जो होता है वो निगेटिव में होगा या नहीं होगा, यानी फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो फाइनल जब बेचारी 100 है, इनिशियल 110 है, तो क्या माइनस का 10 नहीं होगा? कोई बात नहीं, आप यहीं से कंटिन्यू करें। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं आपसे बात करता हूं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेल्टा एच जो होता है वो निगेटिव होता है, ये बात आप समझ पाए। और एडिशन रिएक्शन का भी डेल्टा एच निगेटिव होता है, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी डेल्टा एच निगेटिव होता है। डेल्टा एच है आपका फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। जब फाइनल कम है इनिशियल से तो आपका निगेटिव आएगा, चेंज इन एनर्जी कह सकते हैं आप आमतौर पर। तो अगर आपको तीनों में से कुछ भी दिखता है तो क्या आप उस पर टिक करके आ सकते हैं डेल्टा एच निगेटिव के केस में? ये सब पेपर में बहुत ज्यादा पूछता है, पूरी पीरियोडिक टेबल एक तरफ, आज का सेशन एक तरफ। कुछ सवाल मैं आपको बना देता हूँ। ए -55.9 जूल एनर्जी, ये एक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा या डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा, बताएं। प्लस का 9.34 जूल, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल होगा या एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल होगा? एक एंडोथर्मिक का एग्जांपल होगा, क्योंकि इसके अंदर हीट गई है तो फाइनल एनर्जी इसकी 9 जूल से बढ़ गई है, इनिशियल से फाइनल वाली 9 जूल ज्यादा है। समझ नहीं आ रहा, 10 मिनट और ट्राई करें, मेरे कहने से थोड़ी और हिम्मत दिखाएं, मेरे हिसाब से आ जाएगा समझ। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। डेल्टा कहीं पर भी आप देखेंगे इसका मतलब होता है चेंज, चेंज इन एनर्जी, पहले और बाद में कितना बदलाव है। न्यूक्लियर फिशन को हम केमिकल रिएक्शन में नहीं रखते आशिक, इसी वजह से उसे हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी उसे न्यूक्लियर फिशन को आप समझने के तौर पे कह सकते हैं, लेकिन वो केमिकल नहीं, वो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, तो उसे हम यहाँ पे कवर नहीं करते। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। जैसे पानी में मैंने ऑक्सीजन मिलाया
तो क्या ये बन गया, सॉरी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाया पानी बन गया, क्या इसका डेल्टा एच निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा या जीरो होगा? ये सब पेपर के सवाल है। नहीं अभी नहीं, ऐसा नहीं है विशेष, ऐसा नहीं है, सारे स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में। आई होप विशेष एक शब्द से आपको क्लियर हो गया होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। कोई ऐसी रिएक्शन भी तो हो सकती है जो अपने आप ना हो, तो उसे तो हमें देना पड़ेगा। निगेटिव, बिल्कुल सही। वाई? बिकॉज ये एक एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन में फाइनल एनर्जी जो भी होगी वो कम होगी, इनिशियल एनर्जी ज्यादा होगी, और यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई होगी। ये सारी बातें आप समझ पा रहे हो? रिलीज किसी भी तरीके हो सकती है, वो कैसे होगी, क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस, वो सारी बातें हम आगे चल के करेंगे आराम आराम से। ठीक है मुस्कान, चिंता ना करें। जैसे मान लेते हैं, आपने सुना होगा एक और रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं क्लास में, स्कूल में कभी आपको शायद कराया गया होगा, ये एक रिएक्शन आती है MgO। ये बताएं इसका डेल्टा एच निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? इसका डेल्टा एच आपका निगेटिव होगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम आगे चल के पढ़ेंगे। गुड आफ्टरनून। ठीक है, अपर्णा थोड़ा सा लेट आए होंगे, ऐसा हो सकता है। सर पर बैलेंस है अगर इक्वेशन तब भी निगेटिव? जी हाँ, निगेटिव का मतलब यहाँ पर ये होता है, देखो मेरी बात सुनो, निगेटिव का मतलब ये होता है कि उसकी खुद की एनर्जी कम हो गई है। निगेटिव का मतलब ऐसा नहीं है यार कितनी बुरी बात है, ऐसा थोड़ी है। निगेटिव का मतलब ये होता है कि उसकी खुद की एनर्जी कम हो गई है, यानी पहले से वो शांत हो गया, पहले से वो स्टेबल हो गया है। आई होप आप बात समझ पा रहे हैं। एनर्जी उसकी डिक्रीज हो गई है, पहले उसकी एनर्जी ज्यादा थी, अब उसकी एनर्जी कम हो गई है। इसे ही हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो अपना अपना कमेंट सेक्शन थोड़ा सा खाली रखें, आपको ज्यादा समझ आएगा। चलिए बहुत बड़ी अच्छी बात है आशीष। अब चीजों को आगे लेके चलते हैं। मुझे बताएं, इनमें से ए 10 जूल, 0 किलो जूल, -10 किलो जूल और -20 किलो जूल, ए बी सी डी ई +12 किलो जूल, एफ -999 किलो जूल, जी 36.4 कैलोरी, H -3.1 कैलोरी, I +9.46 कैलोरी, J माइनस का 9.87 कैलोरी। मुझे पता है इनमें से कौन कौन सी एडिशन रिएक्शन होगी। एक सिंगल कमेंट में मुझे चाहिए होगा एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल लेके। सर ये वैल्यूज बिल्कुल फालतू है, कैलोरी हो या जूल हो या किलो जूल हो, किलो कैलोरी हो, सब एनर्जी की यूनिट है, तो ये इसका तो कोई सेंस बनेगा नहीं। अब आपको जो देखना है वो ये देखना है, एडिशन के लिए हमने अभी अभी पढ़ा है कि यहाँ पर आप निगेटिव साइन ढूंढेंगे। निगेटिव साइन आपको देखने को कहाँ कहाँ मिल रहा है? ये एडिशन रिएक्शन है, ये एडिशन रिएक्शन है, ये एडिशन रिएक्शन है, ये एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, बस बात खत्म, खेल खत्म। बहुत बढ़िया भाई। आयुष इन जनरल यस, इन जनरल यस, हम ऐसा कह सकते हैं। आगे चलते हैं, अब कुछ और बातें आपके साथ कर लेते हैं। निगेटिव का मतलब एडिशन आप कह सकते हैं। जीरो वाली कोई सी भी नहीं होगी, ये तो बस मैंने एग्जांपल आपके लिए फिट कर दिया है। जनरली जीरो वाली मतलब एक रिएक्शन ही इसे हम नहीं कहेंगे, ये तो बस मैंने आपके लिए ऐसे लिख दिया था। ठीक है, सेकंड रिएक्शन की तरफ चलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन की तरफ। एडिशन में यस जनरली निगेटिव आपको साइन देखने को मिलता है। इसमें हम कहेंगे वन रिएक्टेंट ब्रेक्स या डीकंपोजेस इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स। अब चीजें आसान रहेंगी, ठीक है, आसान रहेगी। मान लेते हैं आपको किसी सामान को तोड़ना है, तोड़ने के लिए क्या एनर्जी आपको देनी नहीं पड़ेगी? सोच के देखो, आपकी हिम्मत तोड़नी है मुझे तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो भी एनर्जी होगी वो यहाँ पर लो होगी, और मैंने आपको एनर्जी दे दी है, तो क्या यहाँ पर मिला के एनर्जी हाई होगी? तो इसका जो डेल्टा एच होगा वो क्या होगा? एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। पॉजिटिव का मतलब ये है कि फाइनल एनर्जी इज ग्रेटर देन इनिशियल एनर्जी। अब देखना बहुत आराम से आप समझ पाएंगे। एनर्जी आपको देनी होगी ना, फॉर एग्जांपल मुझे पेन तोड़ना है, अगर इस पेन को मैं तोड़ना चाहता हूं तो क्या मुझे एनर्जी देनी होगी? भाई मैं इसे पुश कर रहा हूँ लेकिन इतना ज्यादा पुश नहीं कर रहा कि मेरा खर्चा हो जाए, तो क्या हो रहा है कि मैं पुश करके एनर्जी लगा रहा हूँ लेकिन उतनी एनर्जी नहीं लगा रहा हूँ जितने में टूट जाएगा। तो ये एनर्जी जैसे ही से एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी टूट जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत बेसिक लेवल की चीजें हैं, इसे आराम आराम से समझते चलेंगे, सब चीजें आप समझ जाएंगे बहुत आसानी से। सेम सवाल यहाँ पे चलेगा। मुझे बताएं इनमें से कौन कौन ऐसे हैं जो कि आपके डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाएंगे। इसे हटा देते हैं, कंफ्यूजन ना हो आपको। कुछ चीजें आपको समझाते हैं। बस मुझे इतना बताओ, पानी को
हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए आपको बिजली देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, नहीं देनी पड़ती? इलेक्ट्रिसिटी में एनर्जी होती है, तो एनर्जी देनी पड़ती है। देनी का मतलब ये हो गया कि ऐड कर रहे हो, तो इसके पास मान लेते हैं एक्स एनर्जी होगी, इसके पास वाई आप दोगे, तो इनकी मिलाकर जो बनेगी एक्स प्लस वाई बनेगी। यानी अगर आप नोटिस करते हो तो ये मोर होगी एज कम्पेयर टू इनिशियल वन। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि डेल्टा एच जो है इसका पॉजिटिव होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेखिका आप आराम से देख लेना। इसी तरीके मान लेते हैं कि मैं कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ता हूँ। ये सब एनसीईआरटी के एग्जांपल्स उठा रहा हूं मैं, और कुछ नहीं है। यहाँ पर भी आपको एनर्जी देनी होगी। ये सब आपकी एंडोथर्मिक एग्जांपल होगा, ये सब एंडोथर्मिक एग्जांपल होगा। एंडो मतलब हीट, आप इसे अंदर की तरफ दे रहे हैं, आप गर्म कर रहे हैं किसी चीज को जिससे वो टूट जाए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। तो क्या ये रिएक्शन अपने आप हो जाएगी? इसे तो करना पड़ेगा ना, इसे तो हमें हीट देनी पड़ेगी, इसे हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। मान लेते हैं अरे मेरे पास पानी पड़ा है, लो। अब बैठे बैठे मैंने देखा, थोड़ी देर बाद खोला और इसमें हाइड्रोजन बन गई थी, इसमें ऑक्सीजन बन गई थी, और मैंने खोला और जैसे ही खोला इसमें विस्फोट हो गया। ऐसे थोड़ी जीवन चल पाएगा अपने, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। यानी इसे अगर मुझे कन्वर्ट करना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, तो मुझे पहले इसे हीट देनी होगी। यानी इस बॉटल के अंदर जो भी अभी इस पानी के पास एनर्जी है, अगर मैं इसे हीट दूंगा तो उसका मतलब ये हो गया फाइनली जो इसके अंदर एनर्जी होगी वो ज्यादा हो जाएगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि मैंने इसे हीट दे दी है। समझ आ रहा है? देखो बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कई तरीकों से आप ये काम कर सकते हैं। एनर्जी देने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि आमतौर पे आप जीवन में देखोगे, आपकी हिम्मत तोड़ने के लिए आपके रिश्तेदार क्या करते हैं, आपके पड़ोसी क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से आपके घर तक एनर्जी पहुंचाते हैं। टॉर्चर करते हैं, इमोशनल करते हैं, फोन पे ताने मारते हैं, चुगली करते हैं, कंपेयर करते हैं, रिश्तेदारों से बात करते हैं, इनडायरेक्टली पूछते हैं बेटा क्या कर रहा है, अरे बेटा तो बाहर है, बेटा बड़े दिन से दिखा नहीं, का घर में ही है क्या, अरे जब दिखा नहीं तो तुम्हें क्या लेना, बेटे ने भी तो तुम्हारे बारे में नहीं पूछा, तो तुम बेटे के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तो ये जो चीजें होती हैं, इसी को केमिस्ट्री में हम कहते हैं कि वो क्या करेगा। हो सकता है बिजली के झटके देगा, हो सकता है आपको गर्म करेगा, हो सकता है धूप में बैठाएगा। जितनी भी चीजें हैं बेसिकली एनर्जी देने के तरीके हैं, या तो हीट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, सनलाइट हो सकती है। ये तीन चीजें घर वाले ही करते हैं, कोई बात नहीं। 5 मिनट का ब्रेक अभी आपको दे देंगे। यानी अगर मैं डिकम्पोजिशन करता हूं, तो डिकम्पोजिशन करने के कई तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका हो सकता है हीट देना, दूसरा हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी देना, तीसरा हो सकता है सनलाइट देना। देखिए जो एग है उसे समझने के तौर पे कह सकते हैं, लेकिन एग एग्जैक्टली टूट नहीं रहा किसी चीज में, तो वो यहाँ पे फिट नहीं हो पाएगा। जनरली निशान जब हम केमिकल रिएक्शंस वगैरह पढ़ते हैं तो इसमें हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो एग में एज सच डायरेक्टली किसी एलिमेंट का आप कहेंगे चेंज नहीं हो रहा। सनलाइट भी तो हीट ही है। नहीं, सनलाइट में बेसिकली फोटॉन्स का थोड़ा सा अलग रोल चलता है। जैसे किसी चीज को आपने सुमन धूप में रखा, तो बेसिकली जो फोटोग्राफिक प्लेट वगैरह है उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग चलता है तो वो हीट ही, लेकिन हीट के साथ उसमें रेडिएशन और भी है, जैसे यूवी रेडिएशन के कॉन्टैक्ट में आके चेंज हो सकता है, इसलिए हम इसे अलग से पढ़ते हैं। क्योंकि हम उतनी एनर्जी नहीं देते कृतेश जितनी उसे चाहिए होती है, यानी हम उसे उसकी बॉन्ड तोड़ने जितनी एनर्जी नहीं देते हैं। ये सारे कैटलिस्ट, देखिए कैटलिस्ट जो होता है ना वो अपने आप एक सब्सटेंस होता है। आपको शायद याद होगा, मैंने जब स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था कि टेम्परेचर के अलग लिखा था मैंने कैटलिस्ट, अगर आपको याद हो। देखो टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन से अलग लिखा था, नहीं वो एक समान होगा अपने आप में, कोई एलिमेंट हो सकता है, कोई कंपाउंड हो सकता है, कोई मिक्सचर हो सकता है। यानी इसे हम अलग से पढ़ेंगे। एग्जैक्टली कैटलिस्ट हम नहीं कहेंगे, कहने को आप समझने के तौर पे कह सकते हो, नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी कैटलिस्ट अपने आप एक समान होता है। अब एक एक करके हम इसे समझते हैं। हीट के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं आपने क्या करा, कैल्शियम कार्बोनेट ही ले लेते हैं, अभी आपने उसे हीट करा था, तो आपने क्या करा, CO बना दिया और CO2 बना दिया। बेस्ट एग्जांपल है सासू माँ, क्या कहें बस इस बारे में। कैन प्रेशर नॉट इनटू, इसके अलावा आप यहाँ पर कह सकते हैं FeSO4 Fe2O3 बना सकता है, और SO2 बना सकता है, और SO3 बना सकता है। यहाँ पर 2 लगा देता हूँ इस टाइप से। एक नेगेटिव पेलेस्ट्री एग्जांपल क्या होगा, जिप्सम कह सकते हैं। जिप्सम आपको याद होगा रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट स्लो कर देता है। समझने के तौर पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। यस अनमोल, क्या ये बात आप समझ पाए हैं जो मैंने लिखा है? अगले नंबर पे बात कर लेते हैं सनलाइट की। आप धूप में आप रखते हैं AgBr को, ये AgBr जो है ये कन्वर्ट हो जाता है Ag में और OG में और लोजी और सुनोजी में। यानी जो 2 AgBr है कन्वर्ट हो जाता है जब आप इसे सनलाइट में रखते हैं, एक तो सिल्वर के अंदर और एक ब्रोमाइड के अंदर। यानी 2 AgBr जो है ये हो जाता है Ag प्लस Br2। इस इसी टाइप से जो AgCl है ये भी कन्वर्ट हो जाता है 2Ag प्लस Cl2।
ठीक है, याद रखेंगे, शॉर्ट में बोल रहा हूँ, जहाँ पे सिल्वर वाले दिखेंगे, जनरली सिल्वर वाला जो आपसे सवाल बनाता है वो लाइट से एसोसिएटेड होता है, याद रखेंगे, ठीक है। सिल्वर वाला जो है जनरली लाइट से डिकम्पोज होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से काम हो जाता है सौरभ, दो बैलेंसिंग के लिए लगाया गया है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए डाउट्स थोड़े से कम पूछे, और पहले मैं क्वेश्चन टैब आपका बंद कर देता हूँ, क्योंकि अब तक 56 हो चुके हैं, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। 56 सवाल आज के लिए काफी है अपने लिए। चलो आगे चलते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात अगले पेज पे अलग से हम करते हैं। दूसरे नंबर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आपको दिख रही है, इसे इलेक्ट्रिसिटी बोलने में मजा नहीं आया, इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। अब जो है बच्चों को ज्यादा टॉर्चर रहेगा, अब ज्यादा बढ़िया। यानी इलेक्ट्रिसिटी से जो डिकम्पोजिशन है उसी को इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है। ये एग्जांपल्स याद कर सकते हैं राहुल, मेरे हिसाब से करने चाहिए। यानी डिकम्पोजिशन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, क्या ये बात आप समझ पाए? बिजली का इस्तेमाल करते हुए, विद्युत का इस्तेमाल करते हुए आप किसी चीज को तोड़ते हैं, यानी आप कहेंगे कहीं गलत लिखा हो तो आप मुझे बता सकते हैं। जल का विद्युत अपघटन, ये जो है आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर मैंने लिखा है, वाटर, ठीक है। अब इसे हमें पढ़ना है बिकॉज ये सवाल रेलिवेंट रहेगा, यस अमन, डेफिनेटली रेलिवेंट रहेगा। इसे हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है बिकॉज इससे काफी बार सवाल बना देता है, कौन सा कैथोड है, कौन सा एनोड है। ब्रेक चाहिए, ठीक है, ब्रेक आपको दे देते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि लग रहा है आप कुछ सीख रहे हैं? यस चॉकलेट मंडा, बिल्कुल लग रहा है कि केमिस्ट्री डिटेल में पढ़ाई जा रही है। भाई कोशिश यही है कि बहुत बड़े लेवल पे आपको चीजें सिखाई जाए। ये आपकी पहली क्लास है, पढ़ते हुए हमें करीब 1 घंटे 10 मिनट हो चुके हैं लमसम। ब्रेक आपको दे दिया गया है, और अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत करी है, अब तो आप देखे जाओ, अभी तो आप देखे जाओ, अभी तो बहुत आगे जाना है, अभी पहला ही सेशन है ना। देखो एक जो सवाल मन में आता है ना, क्या ये सर क्लास एसएससी सीजीएल सीएचएसएल रेलवे इसके उसके लिए है? ये सवाल जो है ना, मैं आपको एक बात क्लियरली बताता हूँ बेटा, जो पेपर बनता है वो बनता है आपका सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ये लेवल ऐसा नहीं है कि सीजीएल का अलग होगा, सीएचएसएल का अलग होगा, सब सेम ही होता है। तैयारी ऐसी कराई जाती है कि आपके सभी एग्जाम्स क्लियर हो, तो कोशिश करें बस पढ़े, बहुत ज्यादा परेशान ना हो। मेरी तबीयत अब ठीक है, मेरी तबीयत अब ठीक है। कितने आवर्स की? ये 2 घंटे की क्लास होती है मेरी। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ, मेरा नाम राहुल अरोड़ा है। इतना मतलब थोड़ा सा और विस्तार में, इतना सही है वैसे। मैं अगर थोड़ा सा 1-2 लाइन में आपको और 2 नंबर का सवाल बना देता हूँ। मैं आपको प्रतियोगिता मंत्रा, अगर आप सर्च करेंगे अकेडमी पे, तो आपको वहाँ से मेरे कोर्सेज मिल जाएंगे। 1 नंबर और बढ़ा देता हूँ। और मेरे इस समय जो कोर्सेज चल रहे हैं उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर्स अभी नहीं चल रहा, लेकिन वैसे पढ़ाता हूँ। और मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के कोर्सेज चल रहे हैं। रीजनिंग 15 तारीख से शुरू होगा। बाकी आप मेरी क्लासेस देखिए, आपको काफी फायदा होगा। चलो, ब्रेक आपका पूरा हो चुका है, पार्टी आपकी ओवर हो चुकी है। अब चलते हैं जरा मेन मुद्दे की तरफ, ठीक है। इस बात को भूले ना कि आपका 3 से 4 महीने के अंदर एग्जाम है, और बहुत ही तगड़ी फाइट है। तो जब आप यहाँ पर हा हा ही कर रहे हैं, तो उधर एक बच्चा है जो चुपचाप बैठ के आप ही के साथ इसी बैच के अंदर चुपचाप ईयरफोन्स लगा के अपनी तैयारी कर रहा है। तो उस बात को भूले। इलेक्ट्रिसिटी जो है, इसे हम इलेक्ट्रोलिसिस का रूप देते हैं जब हम पानी को तोड़ते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो है, इसे हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब बदलाव कहाँ आता है मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम पानी को हीट करते हैं, जैसा भी कृतेश ने भी आई सपोज पूछा था, तो पानी को हीट करने के बाद क्या बनता है? पानी। ये क्या बात हुई? हाँ भाई, यही है जीवन। यानी जो पानी है लिक्विड फॉर्म में था, यही पानी हीट होकर वेपर बन जाता है, यानी इसमें कुछ भी बदलेगा नहीं। पानी को गर्म करा, गर्म पानी, पानी को और गर्म करा, वो भाप बन गई, यानी वेपर बन गया। लेकिन अगर पानी में आप इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं, तो इसका दिमाग खराब हो जाता है। तो आप कहेंगे ये टूट जाएगा और ये टूटने के बाद क्या करेगा? H2 अलग बनाएगा और O2 अलग बनाएगा। यानी पानी में जब इलेक्ट्रिसिटी आप भेजते हैं, तो आप उसके केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ते हैं। जब आप हीट देते हैं, तो हीट देने का मतलब ये हो गया कि आप बेसिकली उसे बस गर्म करके उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वगैरह दे रहे हैं, वेपराइजेशन दे रहे हैं, और वो आप सिर्फ गर्म कर रहे हैं। आपको अगले पेज में पूरा समझाता हूं मैं। कुछ चीजें आपको मैं यहाँ पर अब सिखाना चाहता हूँ, बड़े ही ध्यान से आप समझना। सबसे पहला सवाल, गैस में और वेपर में फर्क क्या है? कौन बताएगा मुझे? फटाफट से बताओ। गीजर में, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हीट से फिजिकल चेंज होता है, शाबाश, बिल्कुल सही। हाई एनर्जी पानी के वेपर होते हैं, वेपर में पानी होते हैं, बिल्कुल सही। बायोलॉजी का कुछ अपडेट नहीं हुआ बेटा, आप शायद लेट आए होंगे, तो मैंने इस बारे में स्टार्टिंग में डिस्कशन कर लिया है। गैस में धुआं होता है। तो ये मरकरी वेपर है, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई ना, फिर हम कहते हैं मरकरी वेपर। तो मरकरी वेपर में क्या क्या होता है? मरकरी होती है, पानी भी होता है साथ में। क्या होता है? देखो एक सटीक लाइन बताता हूँ, उसे ध्यान से समझना। अगर कोई भी चीज रूम टेम्परेचर पे, अगर कोई चीज गैसियस फॉर्म में है, तो वो जिंदगी भर गैस कहलाएगी।
लेकिन अगर कोई भी चीज रूम टेम्परेचर पे लिक्विड या फिर सॉलिड फॉर्म में है, तो जब वो आगे चल के गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो उसे उसका वेपर बोलेंगे। सटीक बात बता रहा हूं, जो चीज रूम टेम्परेचर पे आपका गैसियस फॉर्म में है तो उसे हम बोलेंगे गैस, और अगर लिक्विड या सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे तो उसे हम बोलेंगे वेपर। रूम टेम्परेचर 25 प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड है, वैसे अनमोल सब जगह अलग अलग होता है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे, अगर मौसम को कंपेयर करके ऑन एन एवरेज पूरे साल का निकालते हो तो वो 25 के लमसम आता है, इसलिए हम उसे 25 मानते हैं। इसका एग्जांपल आपको देता हूं, इस पानी की बॉटल के अंदर आपको पानी दिख रहा होगा, ये रूम टेम्परेचर पे मुझे बताएं ये लिक्विड है, सॉलिड है या गैस फॉर्म में। इस समय मेरे आसपास रूम टेम्परेचर है, कैसा है ये? लिक्विड है। तो जब ये गर्म हम करेंगे तो हम कहेंगे वाटर वेपर्स आ गए, है ना, वाटर वेपर्स आ गए। थर्मामीटर में मरकरी है, वो इस समय रूम टेम्परेचर में कैसी होगी, कोई बता सकता है? थर्मामीटर में जो मरकरी है वो कैसी होगी इस समय? वो होगी लिक्विड फॉर्म में। जब उसे गर्म करेंगे तो मैं सेम कहूंगा, तो उसे मरकरी वेपर्स आ गए मेरे सामने, देखो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ा सा लिख के। लेकिन अगर मेरे आसपास नाइट्रोजन गैस इस समय है, ऑक्सीजन गैस है, CO2 है, ये सब मेरे रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में है, इसलिए मैं इन्हें गैस कहता हूँ। हीलियम गैस है क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे गैस है। देखो सटीक चीज पता होना बड़ा जरूरी है, मतलब सिंपली कुछ भी बता देना बीटेक में चल जाता है। जब 5 नंबर का लिखना होता है क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, क्रायोजेनिक वो इंजन होता है जिसे बनाते बनाते वी क्राई अ लॉट, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, वहां पे नंबर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको सब पता होना चाहिए। वहां पर कुछ भी भर सकते हो, हम भी भर के आए, आप भी भर के आए, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ नहीं चल पाएगा ऐसा। यहाँ पर आपको 100% श्योर होना पड़ता है। रूम टेम्परेचर पे जो चीज गैस है वो गैस ही रहेगी, जो रूम टेम्परेचर पे गैस नहीं है जब वो गैसियस फॉर्म में पहुंचेगी तो उसे वेपर कहा जाएगा। पहली चीज आपको ये सिखानी थी। दूसरी चीज जो मैंने आपको सिखानी थी वो सिखानी थी एनोड और कैथोड। एक बैटरी होती है, मान लेते हैं इस टाइप से बना देता हूं। इस बैटरी के अंदर कैसे चलता है, एक होता है पॉजिटिव तरफ, एक होता है निगेटिव तरफ, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव तरफ, एक होता है निगेटिव तरफ, ठीक है। जो पॉजिटिव तरफ होता है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है उसे हम बोलते हैं आपका एनोड। जो निगेटिव टर्मिनल होता है इसे आप बोलते हैं कैथोड। देखो मेरी क्लास में यही फायदा है, मुझे पता है कि केमिस्ट्री में मुझे पढ़ानी है, फिजिक्स भी और बायो भी, तो मैं कहीं पर भी कुछ भी पढ़ा देता हूँ, यानी ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि अब जनरली क्या होता है केमिस्ट्री में, मान लो मैं सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैं कहूंगा अरे ये तो फिजिक्स वाला पढ़ाएगा, फिजिक्स वाला कहेगा अरे ये तो केमिस्ट्री वाला पढ़ाएगा, कि दोनों मिलकर कहेंगे बायो वाला पढ़ाएगा, बायो वाला कहेगा अरे ये तो मुझे नहीं पता। तो ऐसा काम नहीं होता अपने यहाँ क्या है, एक इंसान सब पढ़ा रहा है तो आपको पता सब कवर हो जाएगा। जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स है, वो आपको मैं केमिस्ट्री में पढ़ाता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि यहाँ पर आप क्या करोगे, उसे एलिमेंट से अच्छे से लिंक कर पाओगे, रेडियो एक्टिविटी से लिंक कर पाओगे। वो कुछ लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, कुछ लोग आप कहेंगे केमिस्ट्री में पढ़ते पढ़ाते हैं, अपन लोग कहीं भी पढ़ लेते हैं बिकॉज हमें पता है हमें कवर तो करना ही। एनोड जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है, कैथोड जो है वो निगेटिव टर्मिनल कहलाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ तो वो है आपका एनायन और कैटायन। कैटायन और एनायन की बात करते हैं। एनायन होता है निगेटिव आयन, ये होता है पॉजिटिव आयन। एक बार दोबारा समझाते हैं, देखो बात को समझना। एक मेरे पास एटम है, पहले तो नोट कर लो फिर लिखने लगोगे, नोट नहीं करा। एक एटम है मेरे पास, मान लेते हैं, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे। मैंने कहा ले बेटा जी ले अपनी जिंदगी, मैंने इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है। मैंने उल्टा लिखा, आप एक बार चेक करें। हाँ वैसे उल्टा होता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री तुम्हें पढ़ा, फिजिक्स बहुत बढ़िया। वो तरीका बताओ याद करने का, हर बार कंफ्यूज रहता हूँ सर प्लीज, ठीक है, चिंता मत करो, मेरी बात पढ़ी ध्यान से समझे। जो एनोड है सिर्फ इसे याद कर लें आप, ये आपका है पॉजिटिव टर्मिनल। एक याद करें सिर्फ, एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है। अगर एनोड पॉजिटिव है तो क्या कैथोड इससे उल्टा नहीं होगा? सोच के देखो जरा, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होगा। अब इसके जैसे ही सुनने में लगते हैं आपको एनायन और कैटायन, सुनने में तो इसके जैसे ही है। अब जब एनोड ने पॉजिटिव सीट घेर रखी है तो एनायन को यहाँ पे निगेटिव सीट मिल पाएगी। सेम इसी तरीके कैथोड ने निगेटिव घेरी है तो इसे पॉजिटिव मिल पाएगी। बहुत बढ़िया, भी सीखते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब ये हो गया एनायन निगेटिव होता है, कैटायन पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर ए से और सी से लिंक बनाओगे फेल हो जाओगे, क्योंकि दिक्कत ये है दोनों के पास ए और सी है, दोनों के पास AN है, CA है, AN है, CA है, और आयन तो दोनों में सेम है। तो एक ही याद करें, मतलब मैं पर्सनली बताऊं, जब मैंने स्कूल टाइम में पहली बार पढ़ा था तो बहुत बहुत कंफ्यूजिंग था। मैंने सिर्फ एक याद करा था, एनोड, ईमानदारी से, क्योंकि उस समय यार इतना पता नहीं होता था, बहुत कुछ और भी होता था पढ़ने को पढ़ाने को, और भी जीवन में बहुत कुछ होता था, है नहीं। तो उस समय मैंने एक ही याद कर लिया था बस यहाँ पे, एनोड। और एनोड याद करने के बाद बाकी 3 चीजें जो है मैंने आपके लिए, मैंने अपने लिए सिंपल तरीके याद कर ली थी।
एनोड पॉजिटिव है तो एनायन नेगेटिव होगा, एनोड पॉजिटिव है तो आपका कैथोड जो है आपका नेगेटिव होगा, और अगर एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव है तो आपका कैटायन पॉजिटिव होगा। अब डिटेल में अगर आप समझोगे तो इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो एनायन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, तो ऐड होने की वजह से नेगेटिव हो जाता है, लेकिन फिर इतना दिमाग लगाने में हलवा बन सकता है, तो उस हलवे को अभी नहीं बनाना है, थोड़ा सिंपल तरीके हम इसे समझेंगे। कैटायन और एनायन एक्सप्लेन करते हैं। देखो मेरी बात सुनो, एक यहाँ पर एटम था, ठीक है, इसके पास अंदर 10 प्रोटॉन थे और इसके चारों तरफ यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे। अब अगर मैंने इसे कहा ले बेटा एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इसने कहा हाँ बिल्कुल, तो ये एक, अब इसके पास क्या होगा, 10 प्रोटॉन है और साथ में क्या है 11 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब ये ओवरऑल जो है एक निगेटिव बन गया है। अब निगेटिव होने का मतलब है ये एक एनायन बन गया है। प्रोटॉन क्या होता है आपको आगे चल के बताया जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं सब कुछ पढ़ाया जाएगा, अभी के लिए बस एक आध दिन आप थोड़ा सा विश्वास करके साथ साथ चले। A इज इक्वल टू आशु, आशु इज पॉजिटिव। अरे भाई साहब, चलो ये भी सही है। चलो कभी बार ऐसा हो जाता है, जब ज्यादा लोड हो जाए दिमाग पे ऐसा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। निगेटिव कैसे बेटा, एक बार ध्यान से देखो तरुण, अगर इसके पास 10 पॉजिटिविटी है 11 निगेटिविटी है तो ओवरऑल एक निगेटिविटी जैसा महसूस नहीं होगा। ये एनोड कैथोड का फर्क बता दिया है आपको, गैस और वेपर का फर्क बता दिया है। अब चलते हैं वापसी अपने मुद्दे की बात पे, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस करता हूं तो इसमें आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। ये कंटेनर होगा, इसके अंदर एक टर्मिनल होगा जो कि पॉजिटिव टर्मिनल कहलाएगा, एक टर्मिनल होगा जो कि निगेटिव टर्मिनल कहलाएगा। यानी पॉजिटिव टर्मिनल जो भी होगा उस पे उसे एनोड कहेंगे, जो निगेटिव टर्मिनल होगा उसे हम कैथोड कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं सब जगह आपको पानी दिख रहा है, H2O। H2O जो है वो टूटेगा, यहाँ पर एक H प्लस बनेगा, एक H प्लस बनेगा और एक O माइनस माइनस बनेगा। यस और नो, एक बार कंफर्मेशन देंगे, क्या ये टूट जाएगा? अब क्योंकि ये निगेटिव है तो निगेटिव वाली क्या भाग के पॉजिटिव के पास जाएगी, सोच के देखो। यस अनमोल, इसी महीने में कंप्लीट हो जाएगा। जो पॉजिटिव है क्या ये भाग के निगेटिव के पास जाएंगे? भाई टूट के, क्योंकि वो निगेटिव क्यों बनता है इसके बारे में आगे चल के पढ़ेंगे बेटा। कुछ चीजें अभी के लिए हमें माननी ही पड़ेंगी, कुछ चीजें अभी के लिए हमें माननी ही पड़ती है। नहीं अनुज, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, वो तब बनता है जब हम पानी में चीजों को खोलते हैं। तो पानी 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 को हमने खोल दिया, उसमें एसिड डाल दिया, वो तब टूटता है बेटा, वो एसिड बेस के टूटने पे होता है। रिपीट करते हैं, पानी के अंदर दो चीजें पॉजिटिव हैं, प्लस 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 वाला माइनस के पास भाग के जाएगा। अपोजिट्स जो है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, अपोजिट्स जो है अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। और जो पॉजिटिव पॉजिटिव है ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी धक्का देते हैं, निगेटिव निगेटिव भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, धक्का देते हैं, और ऐसे ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट में भी ऐसे ही चलता है, उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करता है, नॉर्थ पोल को रिपेल करता है और साउथ पोल को रिपेल करता है, और ये भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया कि आपने H2O को तोड़ा है और H2O टूटा है 2 H प्लस में, एक O माइनस में। जो माइनस है वो चला गया पॉजिटिव टर्मिनल के पास, बिकॉज यहाँ पर क्या है आपका निगेटिव साइन है। और इधर आप बात करेंगे H प्लस तो वो यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने का मतलब क्योंकि पॉजिटिव है तो निगेटिव के पास आ जाएगा। तो पेपर का सवाल बनता है कि कौन सी गैस ज्यादा बनती है। ऑब्वियसली बात है हाइड्रोजन गैस ज्यादा बनेगी। देखो अगर एक मॉलिक्यूल तोड़ता हूँ तो उसमें अगर एक O2 बनता है तो बदले में यहाँ पे 2H2 बनेगा, ध्यान से सोचो, तभी तो 2H2O बनेगा। इसका मतलब ये जो है गैस ज्यादा बनती है एज कम्पेयर टू दिस, अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स की बात करता हूँ तो। क्योंकि तुषार ये बोर्स का एटॉमिक मॉडल है, अभी इसके बारे में हम बात करेंगे, इन सब चीजों का डिस्कशन हम करेंगे तुषार। अब ध्यान से बात को सुनेंगे। सबसे पहली बात, हाइड्रोजन बनती है कहां पर? कैथोड पे, सोचे। ऑक्सीजन बनती है एनोड पे। हाइड्रोजन ज्यादा मात्रा में बनती है। क्या ये बात आप समझ पाए? यस गौरव, काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो भी पूरे तरीके सॉल्व नहीं हो पाई। हम फिर भी मान लेते हैं कि जब वो NH/2 वाले ऑर्बिट में घूमता है तो मतलब वो एनर्जी डिसिपेट नहीं करता। अभी के लिए जो थ्योरी एक्सेप्टेड है वो यही है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं जी? यहाँ तक एक बार मुझे बताएं, क्या नहीं समझ पा रहे हैं?
हौच पौच हो रहा है, बिल्कुल बेटा, अभी तो मैंने शुरुआत करी है। मैं आपको सभी को ये बताना चाहूंगा, अभी मैंने सिर्फ स्टार्ट करा है और अभी लेवल बहुत ऊपर जाने वाला है, मतलब ये कुछ लेवल है ही नहीं। आप ये ना देखिए कंटेंट तो बहुत मुश्किल है, आप ये देखिए कि आपको कहाँ तक पढ़ना था। अगर आप यहाँ ना आते तो सोचिए क्या मिस हो जाता, बिकॉज पेपर तो ये पूछता है, आपको पसंद हो या ना हो, डज नॉट मैटर, पेपर ये पूछता है। ऊपर वाला पॉइंट ये सर क्यों है हाइड्रोजन का, भी तो बिल्कुल बिल्कुल आप ध्यान से बात को समझे। मैंने आपको जो समझाया, एक काम करता हूँ, मैं आपको यहाँ तक का सारा पोर्शन रिवाइज करा दूं। आज का पूरा सेशन मुझे बताओ 10 मिनट लगेंगे, फिर हम आगे चलेंगे, कुछ और पढ़ेंगे। ठीक है, पूरे तरीके के आप तैयार है? फटाफट पहले आप नोट्स बना लें, इसे भी आप नोट करें, मैं पानी पी लेता हूँ, फिर मैं आपको करीब 10 मिनट में सब कुछ रिवाइज कराता हूँ। बहुत बढ़िया है। नहीं, ये हल्का ही है बेटा, अभी हल्का है। अरे यार, ये हल्का ही है, मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ। फिजिक्स की क्लास अभी लाइव नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री की बात हम पढ़ेंगे, ये बहुत हल्का लेवल है अभी। CHSL एग्जाम में आएगा? अरे बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, कैसी बात कर रहे हो। कई बार तो पता है, मैं सोचता हूँ मैं आप लोगों का तो नहीं आएगा, कई बार मुझे मन करता है मैं डांट देता हूँ कि यार मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर मैं ऐसा काम नहीं करता, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। चलो शुरू करते हैं, एक बार मैं आपको सब कुछ फटाफट से रिवाइज कराता हूँ। अब आप कमेंट्स थोड़े से कम करेंगे और पूरे तरीके स्क्रीन पे अपना फोकस बनाए रखेंगे। कमेंट्स आपके कर ही ना पाए उसके लिए मैं चैट ऑफ भी कर सकता हूँ ऐसे, लेकिन मैं फिर भी क्योंकि मान के चलता हूँ कि आप समझदार है, तो मैं आपकी चैट खोल दूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप चैट यहाँ पर नहीं करेंगे। नहीं पूनम, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ध्यान से बात को समझे। अपना अपना चैट बॉक्स ऑफ रखें और थोड़े से यहाँ पे सेल्फिश हो जाए, यानी जब अपनी तैयारी करनी हो तो चुटकुले ना मारे और अपनी तैयारी पे फोकस करें, अपनी फैमिली पे फोकस करें, जिम्मेदारी पे फोकस करें। आप खुद समझ जाएंगे कितना कुछ है अभी जो अचीव करना है। शुरू करते हैं जी। मैंने आपको जो बताया था, मैंने आपको बताया था केमिकल रिएक्शन जो करी जाती है मेनली वो इसलिए करी जाती है बिकॉज जो रिएक्टेंट यानी एक एस्पिरेंट होता है वो एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है या हाई एनर्जी पार्टिकल होता है जिसे स्टेबल होना होता है, जिसे प्रोडक्ट बनना होता है। यानी जो रिएक्टेंट होता है इसकी एनर्जी हमेशा हाई होती है एज कम्पेयर टू द प्रोडक्ट, और ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए आप कहेंगे केमिकल रिएक्शन करता है। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना रोल अदा करते हैं, जिसमें प्रेशर है, अगर हाई प्रेशर होगा तो ज्यादा जल्दी रिएक्शन होगी, टेम्परेचर हाई होगा तो जल्दी रिएक्शन होगी, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो जल्दी रिएक्शन होगी, और कैटलिस्ट भी कुछ होता है जो कि इस रिएक्शन को चेंज कर देता है। वो चेंज कैसे कर देता है उसकी बात हम आगे चल के करते हैं। याद रखेंगे इनिशियली हाई एनर्जी होती है और बाद में एनर्जी जो है थोड़ी सी लो हो जाती है। स्पीड यही रखनी है, थोड़ा सा धीरे बोलना है, तेज बोलना है, बिकॉज रिवीजन जब मैं कराता हूं तो मैं तेज ही बोलता हूं क्योंकि ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो बस मैं स्पीड में आपको फटाफट बताता रहता हूं। अगर आप लेट आए होंगे तो आपको दिक्कत हो रही होगी, और अगर आप शुरुआत से आए होंगे तो आपको काफी मजा आ रहा होगा। ठीक है, और कोशिश करें टाइम से ही आए, बिकॉज क्लासेस को सीरियसली ले, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है तो आप क्लासेस को सीरियसली नहीं लेंगे। कैटलिस्ट दो तरीके का होता है, एक होता है रेट को इंक्रीज करता है, एक होता है रेट को डिक्रीज करता है। जनरली सभी के सभी जो है इंक्रीज करते हैं, बट अगेन हम जनरली पे नहीं खेल सकते, यहाँ पे हमें इंक्रीज प्लस डिक्रीज दोनों रखना होगा। यानी इसका मतलब ये हो गया इट कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। और अगर आपको ऑप्शन दिखता है नन ऑफ दीज, तो एसएससी ने भी इसका आंसर नन ऑफ दीज ही माना था। कैटलिस्ट एक ऐसी चीज है जो कि रिएक्शन के रेट को ऑल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है, और ये आप कहेंगे इंक्रीज डिक्रीज, अगर इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव है, डिक्रीज कर रहा है तो निगेटिव है। इसके बाद मैंने आपको बताया लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन का जो लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से ही एसोसिएटेड है। ये समझने के तौर पे हम कह सकते हैं ऐसा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स है वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अगर हम किसी क्लोज्ड सिस्टम में काम को करते हैं तो जो भी बनेगा और जो भी नहीं बनेगा वो सब उस कंटेनर के अंदर होगा, तो उसका वजन चेंज नहीं होगा। इस हमने काफी सारी चीजें समझी, फिर हमने देखा कि मैं लिख देता हूँ, स्टेटमेंट लिख देता हूँ आपके लिए, रुको। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द टोटल mass of reactants is equal, या before the reaction is equal to the total mass of products after the reaction। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने रिएक्टेंट लिखा तो ये इसके बिना भी काम चल सकता है, इसके बिना भी काम चल सकता है, और मास की जगह पे याद रखना मैं एनर्जी भी लिख सकता हूँ, और कंडीशन क्या है, इन क्लोज्ड सिस्टम। देखो मैंने ना ये सब चीजें बड़े अच्छे से पढ़ रखी है और पढ़ा रखी है, तो मुझे पता है कहाँ पर क्या लूप होल्स है जो बच्चा नहीं पढ़ता, तो मैं इसलिए क्या करता हूँ उसी डेफिनेशन में। देखो मैंने आपको 3-4 चीजें बता दी, स्पेसिफिकली पहले बिफोर आफ्टर लिखा, उसे बंद कर दिया, फिर मास के बाद एनर्जी लिखी, तीसरे नंबर पे अलग से येलो कलर से लिखते हैं इन अ क्लोज्ड सिस्टम, बिकॉज ये तीनों चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जब आप किताब पढ़ेंगे ना तो किताब में आपको हाईलाइटेड नहीं दिखेगा, और वहीं पे क्या होगा, बस पढ़ते चले जाएंगे, आपको लगेगा तो आप चैप्टर पढ़ चुके, लेकिन आपको पता नहीं होगा क्या चीज ऐसी है जो मिस हो गई है। एनर्जी कम हो जाती है आरिफ वो तब जब वो सिस्टम क्लोज नहीं होता। जब मैं इस कप को हाथ से पकड़ के उसकी गर्मी ले रहा हूं तो इसका मतलब ये सिस्टम ओपन हो गया है। अगर ये पूरे तरीके बंद होता, आइसोलेटेड होता, तो ऐसा ना होता। आई होप आप बात समझ पा रहे हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो फिजिकल रिएक्शन है वो रिवर्सिबल नेचर की होती है, जो केमिकल रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल होती है, और इरिवर्सिबल रिएक्शन यानी वापसी कुछ भी नहीं बन सकता, जो एक बार बन गया वो बन गया। उसके बाद आप देखेंगे
आइसोलेटेड होता है या एडियाबैटिक होता है, दोनों यहाँ पर एक ही बात आप कह सकते हैं। एडियाबैटिक के केस में भी हीट ट्रांसफर नहीं होता, आइसोलेशन में तो होता ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन एडियाबैटिक एकदम जो है टेम्परेचर चेंज वहाँ पे फिर भी हो सकता है। हम बात करेंगे गौरव इसके आगे चल के। जो दिल है, पहले ये केमिकल रिएक्शन से गुजरता था, आजकल लोगों का दिल जो है फिजिकल रिएक्शन से गुजरता है। इसका क्या मतलब हुआ? इधर देखो ध्यान से। पहले ये जो है एक तरफा ही जाता था और जीवन भर एक ही तरफ रहता था, लेकिन ना ना ना, आजकल नहीं। आजकल सिचुएशन बदल चुकी है। अब ये आप ध्यान से देखेंगे, जो केमिकल रिएक्शन है वो बर्निंग वाले पोर्शन में हो रही है, और जो आप कहेंगे फिजिकल रिएक्शन वो मेल्टिंग वाले पोजीशन पे हो रही है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने काफी कुछ पढ़ा है, डिकम्पोजिशन, एडिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सब हमने यहाँ पर देखा है। और आजकल समझदार हो गए हैं, आजकल ही तो नासमझ हो गए हैं दोस्त, क्या बताएं बस। एडिशन रिएक्शन की हम बात करते हैं। एडिशन रिएक्शन को ही हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के केस में एनर्जी रिलीज होती है। प्लीज फोकस नाउ, दिस पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज यही वो है जो आपको याद नहीं हुआ, बाकी सब आपको आ चुका है, मुझे पता है। एडिशन रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहा जा सकता है, और इसमें डेल्टा एच निगेटिव होता है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, और ये एक्सोथर्मिक होता है। चार बातें आपको ध्यान रखनी है, मैं पहले ही बता देता हूँ। सबसे पहली बात, ये एनर्जी रिलीज होती है। दूसरी बात, फाइनल एनर्जी कम हो जाती है। तीसरी बात, ये एक्सोथर्मिक होता है। चौथी बात, इसका जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव होता है। चार बातें याद कर लेना, बाकी सारी बातें फालतू हैं, पढ़ना चाहो पढ़ लो, लेकिन मेनली सवाल यहाँ से बन सकता है। हमने देखा, साइन देखा और काम खत्म। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, अनमोल डेल्टा का मतलब बदलाव, यानी पहले और बाद में जो फर्क है उसे हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। जैसे मान लेते हैं पहले मेरी तनख्वाह जो थी, फॉर एग्जांपल मैं 500 रुपया महीना कमाता था, अब मैं कमाता हूँ 520 रुपया महीना, तो मेरा डेल्टा सैलरी जो होगी वो यहाँ पे 20 रुपीज होगी। डेल्टा अगर पॉजिटिव है तो इससे मुझे पता लगता है कि फाइनल जो है ग्रेटर था इनिशियल से 20 है। अगर डेल्टा निगेटिव यानी -20 है, इसका मतलब मेरी कमाई पहले से कम हो गई है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे। रियल बताएं, मैं लिख देता हूँ, बताने में क्या। माई रियल सैलरी इज रुपीज एक्स, फाइंड एक्स। आगे चलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है, डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी यही होगा, एडिशन रिएक्शन में भी यही होगा। डेल्टा एच का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होता है, इनिशियल माइनस फाइनल नहीं होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। हमने यहाँ पर देखा, अगर पानी बन रहा है तो यानी दो चीजें कंबाइन करके एक चीज बन रही है, डेल्टा एच निगेटिव होगा, यानी फाइनल एनर्जी जो होगी इसकी लो हो जाएगी। हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखी हैं, हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में हमने फर्क देखा। एग्जिट करना, हीट बाहर निकलना, अंदर की चीज ठंडी हो जाना, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि मैंने आइसक्रीम को फ्रिज में रखा, तो क्या आइसक्रीम, अगर आइसक्रीम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हो, तो क्या उसका आइसक्रीम का टेम्परेचर कम नहीं होता जा रहा विद टाइम? कम नहीं होता जा रहा, तो वो उसके खुद के लिए वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। आई होप आप बात समझ रहे हैं। आई होप यही बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, भले वो केमिकल रिएक्शन है, लेकिन समझाने का जो मतलब है वो यही है। उसके बाद हमने बहुत सारे पॉइंट्स एक्सोथर्मिक के देखे, हीट आउट ऑफ सिस्टम, सिस्टम से सराउंडिंग, फाइनल टेम्परेचर, ये बहुत सारी चीजें देखी है। एक काम करते हैं, इसमें ना छोटा सा चेंज कर देता हूँ मैं, और बढ़िया से आपको समझ आ जाएगा। टेम्परेचर की जगह ना यहाँ पे एनर्जी लिख लोगे तो ज्यादा अच्छे समझोगे। इनिशियली टेम्परेचर भी होता है, लेकिन इसकी जगह एनर्जी भी आप शब्द यूज कर सकते हो। एनर्जी मेरे हिसाब से एक बेटर शब्द रहेगा, आपको कंफ्यूजन कम होगा। टेम्परेचर भी एसोसिएटेड ही होता है, लेकिन आप एनर्जी बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा शब्द यहाँ पर रहेगा। इसी तरीके में यहाँ पर भी कर देता हूँ, टेम्परेचर की जगह पे एनर्जी। ठीक है। एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा अभी आपको बताता हूँ। आपने तो मेनली टेम्परेचर से ही पता, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं गौरव। एंडोथर्मिक जो है वो हीट अंदर लेती है सिस्टम के, यानी सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर आती है। अभी आपको बता देते हैं कुणाल इसके बारे में, थोड़ी देर का समय दें। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप बेसिकली एक सिंगल रिएक्टेंट को मल्टीपल प्रोडक्ट्स में तोड़ते हैं, डेल्टा जिसका पॉजिटिव होता है, यानी फाइनल एनर्जी इसकी ज्यादा होती है, यानी आपको एनर्जी या हीट देनी पड़ती है। एग्जांपल्स हमने देखे यहाँ पर, हीट वाले, इलेक्ट्रिसिटी वाले, और हमने देखे सनलाइट वाले। हीट वाले केस में हमने देखा कि CaCO3 टूटता है, FeSO4 टूटता है। सनलाइट वाले केस में हमने देखा जो सिल्वर है उसका AgBr AgCl जो है ये टूटता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी जो है इसे हमने अगले पेज पे अलग से देखा। इलेक्ट्रिसिटी में हमने ये समझा कि इसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी बोलते हैं, और इसके केस में हमने देखा कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उस केस में H2 जो है वो H2 ही रहता है, यानी बस उसके अंदर हीट एक्स्ट्रा आ जाती है। उसके अंदर आप कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आ जाती है। क्या होता है आपको आगे चल के मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन अगर मैं उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूँ तो वो टूट जाएगा बिल्कुल। वो आप कहेंगे दिल से टूटा टूटा महसूस करेगा, और वो जो एक परिंदा होगा टूटा हुआ, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो दो परिंदों में कन्वर्ट हो जाएगा। एक उसमें बन जाएगा आपका H2 और एक बन जाएगा आपका O2। जो H2 है, बिकॉज वो H प्लस से बना है, H प्लस एनोड की तरफ नहीं भाग पाता, वो कैथोड की तरफ भागेगा, निगेटिव टर्मिनल की तरफ भागेगा। और जो O है वो दो O माइनस के साथ बना हुआ है, ठीक है। O माइनस जो है ये आपका प्लस की तरफ भागेगा, और बाकी बातें हम सारी समझ चुके हैं। नोट नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आराम से नोट कर लेना। लेटेंट हीट कहाँ आएगा ये अभी आपको आगे चल के मैं बता दूंगा। डेल्टा की एग्जाम में कैसे आएगा, ठीक है, अभी इसके बारे में बताते हैं।
नहीं फेल नहीं हुआ कृतेश, वो जो मटेरियल है वो पूरे तरीके आइसोलेटेड नहीं है, यानी वो फिर भी कांटेक्ट में आता है, उसमें जितने भी अंदर मटेरियल लगे हुए हैं वो पूरे तरीके इंसुलेटर नहीं है, वो पार्शियल इंसुलेटर्स है। चलिए बहुत बढ़िया बात। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। अगर प्रियंका जो फाइनल चीजें हैं, अगर एडिशन रिएक्शन है प्रियंका तो उस केस में डेल्टा एच नेगेटिव होगा, और अगर कोई चीज जुड़ रही है यानी कोई चीज टूट रही है, डिकम्पोज हो रही है, तो उस केस में डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। डिकम्पोजिशन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो सकता है। क्वेश्चन कैसा आएगा एक ये सवाल है। इसके अलावा मुझे बताएं आपको सेशन अच्छा लगा, आपको सीखने को मिला या नहीं मिला? ऑक्सीजन यहाँ पे एनायन है, चांदी बिल्कुल आपने सही लिखा है। क्या लग रहा है हमारी तैयारी हो पाएगी? आज का सेशन जो है मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको मजा आ रहा होगा, आपको सीखने को मिल रहा होगा। अब जो आपका आने वाला सेशन रहेगा उसके अंदर मैं आपसे बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, इनकी हम थोड़ी सी आपसे बात करेंगे। एंड उसके बाद जो है मैं आपके साथ एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। इसी तरीके हम सारे टॉपिक्स को पढ़ते जाएंगे। काफी सारे डाउट्स भी आपके हैं, इन्हें भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। लेकिन इससे पहले आप मुझे थैंक यू बोल के सरक ले, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे यहाँ पे करना चाहता हूँ। वो ये है कि सबसे पहला काम, हैव अ प्लान। ठीक है, कुछ चीजें मैं आपको देखो अपनी तरफ से बता रहा हूँ। प्लीज हैव अ प्लान, प्लीज हैव अ टारगेट। और ये टारगेट जो है ना, ये आप मन मन में सोच के बैठ गए, 2 मिनट में आपके लूंगा, फिर मैं आपको फ्री कर रहा हूँ। आपका टारगेट क्या है? आप ऐसे टारगेट बना रहे हो 700 में से ना 620 ना, मन कहता नहीं यार 600 आ जाए बस, ये तरीका गलत है ना। टीयर 1 का टारगेट बोलो अपना, रॉ स्कोर का काम ऐसे करना है। अभी टीयर 3 का टारगेट बना के बैठ गए, ऐसा नहीं करना। टीयर 1 का टारगेट बोलो और कोशिश करो सेक्शनल टारगेट्स भी अपने रखो। यानी मैथ्स में मैं अगर टारगेट लेता हूँ मैं 45 प्लस लाऊंगा, रीजनिंग में तो मैं 45 प्लस लाऊंगा। रीजनिंग में कृपया 50 में से 50 ना लिखें, यूजलेस है। जब एसएससी खेलेगा तो आप नहीं खेल पाएंगे, विश्वास मानिए। में रीजनिंग में 45 प्लस ही लिखे हमेशा। जीके में टारगेट अपना फिक्स करें, इंग्लिश में टारगेट फिक्स रखें। कायदे से इन तीनों में 45 होना चाहिए, इसमें 35 प्लस होना चाहिए। और आप देखेंगे यहाँ पे 90 बना है, यहाँ पर 80 बना है, तब जाके आपका 170 बनेगा। मतलब इससे कम लाने पे दिक्कत है। अगर आप यहाँ पे 170 ले आते, विश्वास मानिए मेरा, अगर नॉर्मलाइजेशन आपका साथ दे देती है ना, बस बल्ले बल्ले हो जाएगी। मैथ्स का डर है। मैथ्स को लेके देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, हम जल्दी में हैं, हम भागते भागते पढ़ रहे हैं, वो तरीका बड़ा गलत है। आपने सुना होगा भागते भागते खाना नहीं खाना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, भागते भागते पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए। शांत दिमाग से ही काम करेंगे तभी फायदा होगा। हमारे साथ पता है क्या प्रॉब्लम है? आप मुझे बताओ कितनी रोटी खाते हो, कितनी चपाती खाते हो आप? 6, 3, 4, 2, 8, 5, 6, ठीक, जितनी मिल जाए ये भी सही है। अब मुझे बताओ, आप भले ही एक खाते हो या अब तो कुछ भी लिखोगे, अब तो मन हल्का करने वाली बात है, लिख लो कोई बात नहीं। कहाँ जाओगे तुम लोग भी? देखो फैमिली ग्रुप में कुछ लिख नहीं सकते और भी कहीं कोई मैसेज आ नहीं रहा, कोई बात नहीं, जो लिखना लिखो। मुझे बस ये बताओ, एक साथ पूरी चपाती खा लेते हो तो तोड़ के खाते हो? तोड़ के खाते हो ना, ऐसा तो नहीं है कि फोल्ड कर ही खा गए। तो ऐसी मैथ्स को भी आप क्यों नहीं समझ रहे? मैथ्स को हमें तोड़ तोड़ के खाना पड़ेगा ना, यानी अब थोड़ा सा सीखा, फिर दूसरा, फिर दूसरा, फिर दूसरा, ऐसा थोड़ी कि बस एक साथ फोल्ड करा और खा गए, ऐसा तो नहीं होता। तो आराम आराम से चले, धीरे धीरे अपनी तैयारी करें, लेकिन पक्की तैयारी करें। ऐसा नहीं कि स्पीड में सिलेबस निपटा दिया बस 5 घंटे मैथ्स पे, वो फर्जी काम है, उससे कुछ नहीं होगा। कोशिश करें जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसे अच्छे से पढ़ें। अब आपकी बात कर लेते हैं, जो क्लासेस आपकी बच गई हैं उनका क्या होगा? बची हुई क्लासेस जो आपकी जैसे बायो की है, हिस्ट्री की है, क्लासेस जहां तक आपकी मैं कल भेजूंगा, एंड आपको परसों तक वो क्लासेस आपको लाइव दिख जाएंगी। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिस चक्कर में आपकी क्लासेस नहीं हो पाई थी, एंड अब आपकी क्लासेस बिल्कुल स्मूथली ही चलेंगी। आज आपकी क्लास, अब इसके बाद 4 से 6 ज्योग्राफी की है, उसके बाद रात को 10 से 11:30 आपकी कंप्यूटर अवेयरनेस की क्लास है, उसके बाद कल भी आपकी ऐसी क्लासेस चलेंगी, एंड बाकी आपको परसों तक पता लग जाए कौन सी क्लास कहाँ पे ऐड हुई है। ठीक है, चिंता ना करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ख्याल रखिए, तैयारी अच्छे से करें और इसी तरीके अपना सेशन लगाते रहे। देखिए पहले सेशन में जो एनर्जी होती है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो आखिरी सेशन तक वही एनर्जी अपनी मेंटेन करते हैं, वही आपको भी करना है और पूरी जान लगा देनी है। ठीक है, पूरी जान लगा देनी है। मैं यूट्यूब पे बहुत कम आ पाता हूँ, स्पेशल में भी 1 आध घंटा ही ले पाता हूँ, बिकॉज मैं सबका टाइम जो है आपको देता हूँ। ना ही मैं इस समय रेलवेज में पढ़ा रहा हूँ, मैं कहीं और नहीं पढ़ा रहा, कहीं और नहीं चल रहा, कोई बैंकिंग वैंकिंग कुछ नहीं, सारा टाइम 100% टाइम मैं आपको देता हूँ। तो बदले में देखो, आप सिलेक्शन ले लो, ऐसा ना हो कि बाद में सिलेक्शन 2-4 नंबरों से रह जाए और बाद में मूड खराब हो, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, पूरी जान लगा दो और जो बना सकते हो, जो कर सकते हो बस करो। आंखें खराब हो रही है होने दो, शरीर दुख रहा है दुखने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3-4 महीने की बात है, फिर आराम ही आराम। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, पूरी जान लगा दें। 4 बजे मिलते हैं आप सभी से और ज्योग्राफी की क्लास में, एंड अपना ख्याल रखें, बाकी आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। ज्योग्राफी का पूरे तरीके नया सिलेबस है, पूरे तरीके नया कोर्स रहेगा हमारा, यानी आप 0 लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मिले हैं, इसी टाइप से ज्योग्राफी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, 4 से 6 बजे आप मुझसे मिलेंगे ज्योग्राफी की क्लास में। ठीक है, आप सर्च करने के लिए प्रतियोगिता मंत्रा सर्च करें, वहां से आपको मिल जाएगा।
भाई ये तो दिक्कत है, ये पता नहीं अपने पार्लियामेंट में ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी नहीं लगती है, मतलब डेकोरम मेंटेन होना ही चाहिए, लेकिन मतलब है क्या देखो कि ये ना मतलब ऐसा कुछ है कि जब मेरे पास पावर थी तो मैं आपको परेशान करता था, आज आपके पास पावर है तो आप मैं मतलब आप मुझे परेशान कर रहे हो। यानी मतलब ये चल रहा है और ये तरीका बहुत गलत है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ हमारा देश इतना बड़ा है कि बाहर के लोग भी हमारा बजट देखते होंगे। तो वो देखते होंगे तो क्या देखते होंगे? कि क्या कर रहे हैं ये लोग? तो ये चीज़ एक मतलब अगर आप एज़ एन इंडियन बात करो तो अच्छी चीज़ नहीं है, थोड़ा स्मूथ चलना चाहिए सब कुछ। मैप आप साथ में रख सकते हैं, कोई नुकसान वाली बात नहीं। लिंक मैं आपको दे देता हूँ, आपको एक काम करता हूँ, मैं ज्योग्राफी का लिंक दे देता हूँ, आप सेशन में प्लीज़ बने रहें। ज्योग्राफी का लिंक जो है मैं आपको इधर से दे रहा हूँ। 4 बजे आपकी क्लास है 1 फरवरी को। तो 15 फरवरी से आपका जो है रीज़निंग का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ 15 फरवरी को आप सब सोच रहे होंगे क्या रीज़न था? क्या रीज़न था कि ऐसा हुआ मेरे साथ 14 फरवरी को? तो इसलिए 15 फरवरी को मैं आपको रीज़निंग पढ़ाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं यार, जो होगा बढ़िया होगा, चिंता मत करो। एक बार कंफर्मेशन देंगे। मेरे हिसाब से आपके नोट से पढूँ या सिर्फ़ कोई बुक भी रेफ़र करूँ? देखिए, मैं अपनी तरफ से मिश्रा सब कवर करते चलता हूँ, बाकी अगर आपको मन है तो आप और भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको रोकूँगा नहीं। क्योंकि जितना पढ़ना चाहें उतना पढ़ें, लेकिन सबसे पहले ये पढ़ें, ठीक है? एक-एक करके डाउट्स मैं आपके देख लूँगा। ये बेटा बिल्कुल ललित इसी बैच में से आपका सब कुछ चल रहा है। लिंक मैंने आपको ऊपर दे दिया है। चलो, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, तैयारी अच्छे से करें। जियो आपकी पूरे महीने चलेगी। सर रात को ऐसा क्या करें, 11:30 के बाद आलस आने लगता है, खाना खाने के बाद, इसका कोई तोड़ बता दो प्लीज़। किसी पे इसका आंसर हो तो बता दो। सुबह कितने बजे उठते हो बेटा ये बताओ? सुमित आपका डाउट हो सकता है मैं देख ना पाया हूँ। 8 बजे, सवा 8 बजे उठते हैं। यार वैसे तो इतना सो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसी नुकसान वाली बात नहीं है। दहिया इसका आंसर मैं आपको कल या परसों में देता हूँ, चिंता ना करें। देखिए जितने अब देखिए होता क्या है जब हम जागते हैं ना तो उस समय हमें यूटिलाइज बस करना चाहिए सब कुछ। क्या क्या आता है यार, क्या क्या आता है, लाजवाब। बस जितनी देर आप जागते हैं उसमें आप अच्छे से अपनी तैयारी करें, बाकी टाइम अपने पास होता है। अगर आप जागे वाला समय भी अच्छे से यूज करेंगे तो मेरे हिसाब से काफी रहेगा। भाई बहुत बढ़िया, भी बहुत बढ़िया। देखिए आपको पूरा नॉर्मलाइजेशन तो समझाने में काफ़ी समय लगेगा। आपको आम तौर पे समझाता हूँ मैं पाटिल, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? मान लेते हैं कि एक मेरी शिफ्ट के बच्चे हैं, एक आपकी शिफ्ट के बच्चे हैं। एसएससी मानता है कि ऑन एन एवरेज जो 12 तारीख के बच्चे हैं और जो 13 तारीख के बच्चे हैं, वो एवरेज ऑन एन एवरेज बराबर परफॉर्म करते होंगे। तो मैंने बेसिक लेवल पे बताऊँ अगर, तो 12 तारीख वाले शिफ्ट के बच्चों ने ऑन एन एवरेज स्कोर करा 110 और 13 तारीख वाले बच्चों ने सिर्फ स्कोर करा 80। तो ऐसा माना जाएगा ये पेपर थोड़ा-सा हेवी था, मुश्किल था, ये पेपर थोड़ा-सा आसान था। तो इनके नंबर थोड़े से बढ़ा दिए जाएँगे, इनके नंबर थोड़े से घटा दिए जाएँगे। बेसिक लेवल पे नॉर्मलाइजेशन है, बट ये अपने कंट्रोल में नहीं है, तो इसपे ज़्यादा समय आप ना लगाया करें। वो कितने ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, फॉर्मूलाज़ वगैरह भी उन्होंने दे रखे हैं एसएससी वालों ने, आप एक बार देख सकते हैं। ज्योग्राफी से देखिए, ज्योग्राफी से ज़्यादा सवाल आते हैं बिकॉज़ ज्योग्राफी स्टैटिक पे डिपेंडेंट है और स्टैटिक और ज्योग्राफी आपको पता होगा कज़न्स है। यानी ज्योग्राफी सीखेंगे तो स्टैटिक भी आपकी तैयार हो जाएगी। तो मैं यही कहूँगा ज्योग्राफी को वेटेज बड़ा लेके ल चलें, क्योंकि मैं मानता हूँ करीब 5 सवाल 6 सवाल तक ऐसे ज्योग्राफी ओरिएंटेड होते हैं, नॉट एक्ज़ैक्टली फ्रॉम ज्योग्राफी। जो जानना चाहे जा सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। यार ये विज़िबल नहीं है मेरा सवाल। एक बार इसे आप प्लीज़ मुझे अलग-अलग भेज देना। अंकित आप मुझे इसे क्रॉप करके अलग-अलग भेज देना दोनों तीनों में। ठीक है करीमा, मैं कोशिश करूँगा बेटा, वहाँ तो नहीं डल पाएगा, बाकी मैं अपने पार्ट पे कोशिश करूँगा कि जो भी हो पाता है मैं आपके लिए कुछ ना कुछ आपको इसे पीडीएफ रूप में भी प्रोवाइड अगर पॉसिबल होता है कर देता हूँ। वो टेक्निकली शायद पॉसिबल नहीं है, बट मैं मतलब कोशिश करता हूँ, आपके लिए ट्राई करूँगा, ठीक है? अभी के लिए वादा नहीं है, आई विल ट्राई। एनसीईआरटी पढ़ें या नहीं? एनसीईआरटी पढ़ें। अरे दोस्त, कैसी बातें करते हो? एनसीईआरटी पढ़नी होती तो फिर मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मुझे बहुत बढ़िया सवाल लगता है, पता है कई बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर कितने रूट्स कितने स्क्वायर याद करूँ? अरे बेटा जितने हो सके कर ले सारे याद, ऐसी क्या दिक्कत की बात है? जितने बनने कर लो। अरे भई जितने कर सकते हो कर ले, इसमें कोई ऐसी थोड़ी बात है कि बाकी आउट ऑफ सिलेबस है। ऐसी एनसीईआरटी पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, बट उसमें जो चीज़ें काम की हैं वो मैं ऑलरेडी क्लास में कवर करूँगा। तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है कि
नहीं भी पढ़ोगे तो कोई नुकसान नहीं है, बाकी पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, क्या ऐसी दिक्कत की बात है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है वो, लेकिन इतना समय नहीं है अनमोल, देखो हमारे पास, बिकॉज़ अपने को और भी बहुत कुछ पढ़ना है। तो कोशिश करें सबसे पहले आप क्लासेस के नोट्स पढ़ें, क्लासेस लगाएँ। अगर आपके पास कभी समय होता है तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, वरना नीड नहीं है अलग से। वर्षा हिस्ट्री जो आपकी परसों तक आपको शो हो जाएगी। मधु इसके बारे में मैं आपको परसों तक बताऊँगा। हो जाएगी एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम से पहले हो जाएगी कैडबरी। कोशिश मेरी ये है कि आप जल्द से जल्दी आपकी पूरी करा दें। चिंता ना करें, दुआ है हिस्ट्री क्लासेस कहाँ ऐड होगी आपको मैं बता दूँगा, चिंता ना करें। भाई बहुत बढ़िया, लाजवाब। इसके बारे में गौरव मैं आपको परसों तक बताता हूँ, मॉक एनालिसिस के बारे में। आप बस मुझे 1 आध दिन का समय दो। मेरे हिसाब से अभिषेक, अगर आपको देखिए, हमेशा से एक सजेशन रहता है कि अपने हाथ के नोट्स में पता है फ़ायदा ये होता है कि आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहती हैं। तो बस एक ये मैं कहूँगा 19-21 के फ़र्क में 21 आपके नोट्स होंगे और बाकी एनोटेशंस में भी सब कुछ है ही लिखा हुआ। अगर आपके पास समय की सच में कमी होती है तो आप ना लिखें, लेकिन अगर आप निकाल सकते हो तो लिख लिया करो। या ऐसा हो सकता है कि एनोटेशंस को रख लो अपने पास और 2-3 बार उसे रिवाइज़ कर लो। हाँ, ये बात आपकी सही है अभिषेक, उस केस में आप उसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ कर लेना, लेकिन सेशन ज़रूर लगाना। बिकॉज़ सेशंस सिर्फ एनोटेशन से काम नहीं बन पाता, सेशंस लगाएँगे ना तो आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। अगर पॉसिबल होता है अनुषा मैं कर देता हूँ, वादा नहीं है, बिकॉज़ ऑलरेडी हमारी सबकी क्लासेस ना सब बिल्कुल फिक्स है, मेरी, तान्या मैम की और भी बहुत सारी हमारी क्लासेस होती है। मैं कोशिश करता हूँ, वादा नहीं है, हो पाता है तो कुछ बताते हैं, बेटा चांसेस लेकिन कम है। नहीं काजल, उसके सेशंस मैं आपके लिए परसों तक ऐड करूँगा, आप चिंता ना करें। सबसे पहले आयुषी मैथ्स को लेके जितनी भी चीज़ें आपको क्लास में पढ़ाई जाती है, वो आप बहुत अच्छे से तैयार करें, बिकॉज़ आप उन्हें अच्छे से तैयार करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बनेगा आपका, एंड उसके बाद आप जो चाहें वो पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर की कर सकते हैं। आपका स्पेशल क्लास कब होता है, कितने बजे, मॉक टेस्ट कब होता है? मैं आपको बता दूँ, देखिए वैसे ही शॉर्ट में अगर हम कुछ बताऊँ तो सब चीज़ें देखने के लिए प्रतियोगिता मंत्र आप एक बार सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। मेरी स्पेशल क्लास रोज़ शाम 6:30 होती है, आज और कल नहीं होगी, परसों से होगी, एंड परसों के आस-पास से मैं स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। एंड इसके अलावा मॉक्स के लिए आपको बस टेस्ट सीरीज़ में जाके देखना है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अनमोल, मेरा कोर्स चल रहा है सुबह 10 से 12 बजे, आप मुझसे पढ़ सकते हो, अगर आप चाहो तो। इकोनॉमिक्स का रिकॉर्डेड बैच रिसेंट वाला नहीं लगाना, अगर आपको होना है तो पिछला भी लगा सकते हो, बिकॉज़ उसमें जो स्टैटिक पोर्शन ही है मेनली हम कवर करते हैं। तो जो प्लैटिनम 2020 वाला है वो भी आप लगा सकते हैं। एनसीईआरटी देखिए, एनसीईआरटी सब कुछ कवर नहीं कर पाती, बिकॉज़ एनसीईआरटी स्कूल लेवल के लिए बनी है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी सारी अलग चीज़ें पूछी जाती हैं और एनसीईआरटी ईज़ियर सेड देन डन वाली बात है। आपको शायद पता होगा एनसीईआरटी में कई चैप्टर्स ऐसे जो बहुत भारी हैं, शायद आपको ये बात पता होगी, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जिसमें टोल्यूइन, बेंजीन ना जाने क्या-क्या, वो सब अपने काम का नहीं है। तो ऐसा नहीं कि हम उसे लेकर बैठ कर पढ़े जा रहे हैं। वो अपने लिए नहीं है। अपने को वो पढ़ना है जो पेपर पूछता है। पंकज, बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं मेरे जीके के, आप एक बार प्रतियोगिता मंत्रा सर्च करके ज्वाइन करें प्लीज, डिले ना करें, बिकॉज अभी हम साथ साथ चल रहे हैं तो अच्छा रहेगा। 4 बजे से आपकी ज्योग्राफी क्लास नंबर 1 है, जिसका लिंक मैंने आपको ऊपर दे दिया है। उसे आप उस पर क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हैं, वहाँ पे आपको 0 लेवल से पढ़ाया जा रहा है। केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स एक बार बता दीजिए। देखिए मेनली पीरियोडिक टेबल पूछा जाता है और इसके अलावा जो आपसे सवाल बनते हैं, एटॉमिक मॉडल से सवाल बनते हैं, पॉलीमर से सवाल बनते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सवाल बनते हैं, रिएक्शन से सवाल बनते हैं, मोल कॉन्सेप्ट से सवाल बनते हैं। मेनली यही टॉपिक्स है, बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स और भी कई सारे जो हम साथ साथ कवर करेंगे। मेरी नेक्स्ट क्लास नहीं मिल रही, एक बार पूनम ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करें, वहां से आपको मिल जाएगा। हम्म। मैं आपको बताता हूँ। शुभम, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कॉन्सेप्ट समझाया था ना, वो मैंने आपको इसलिए समझाया था, जैसे कि आपने सुना होगा सन राइजेस इन द ईस्ट, में आपको हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ। यानी वो कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए कुछ बातें बताई जाती हैं आपको। वो उस रिएक्शन को एग्जांपल मैंने लिया था जो ऑटोमेटिक एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जिसे बोलते हैं। यानी अगर मैं अपने पास से हीट दे रहा हूँ, उस केस में आप कहेंगे जो प्रोडक्ट बना है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। बट अगर वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है तो उस केस में आप कहेंगे उस रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी। चिंता की कोई बात नहीं है, आप साथ साथ लगाएं अनमोल, बाकी रिकॉर्डेड कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे, मेरे पुराने कोर्सेज हैं। आप एक बार प्रतियोगिता मंत्रा जाके 10 मिनट बिताएँ। आप सभी को मैं कहूँगा, प्रतियोगिता मंत्रा सर्च करके वहाँ पे आप 10 मिनट बिताना। वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा, मतलब बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ, और आप ऑटोमैटिकली समझ जाओगे आपके लिए क्या बेस्ट है। 1 या 2 सवाल गायत्री, मैं कहूँगा ज़्यादा समय ना लगाते हुए ना, एक तो अपना बैंकिंग कंप्यूटर का कोर्स चल रहा है जो रात को 10 साढ़े 10 बजे है। अब वो लगा सकते हो। इसके अलावा अगर किताब से पढ़ना चाहो तो एक आध कोई सी भी किताब उठा लेना, बिल्कुल बेसिक लेवल की, और उसपे 1-2 बार रीडिंग निकाल लेना। बहुत ज़्यादा समय कंप्यूटर को मत देना।
बिल्कुल ज्योति, आप चाहें तो साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। इकोनॉमिक्स की देखिए सारी क्लासेस आपको वो मिल जाएगी, आप एक बार देखिए। अ, एक बार आप फिर से चेक करना, यही सवाल है कुछ और सवाल है? देखिए वैसे अगर आपने ये पूछा तो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका लिखा 1/3 अगर आप आमतौर पे इसे देखते हैं तो, और ये 100 से मल्टीप्लाई है, आई सपोज मल्टीप्लिकेशन में, तो 100/3 बन गया। या फिर आप इसे 2 डेसिमल शिफ्ट करके 33.33 कह सकते हैं इसे। इस तरीके भी हो सकता है, कुछ और सवाल हो, फिर भी आप एक बार चेक करना। अगर आप यही पूछ रहे हैं तो इसका आंसर होगा 33.333, ऐसा चलता रहेगा। या फिर 33 1/3, या फिर आप कहेंगे 100/3, या फिर आप कहेंगे 33.3 का बार। इनमें से कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है। मेरी क्लासेस का लिंक नहीं शो रहा, ऊपर आपको दिखेगा पूनम, मैं एक बार दोबारा आपके लिए मैं भेज देता हूँ। आपको कमेंट सेक्शन में मिल गया होगा, इस पे आप क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं। फिर भी दिक्कत आ रही है, एक बार प्रतियोगिता मंत्रा सर्च करें, वहां से आपको मिल जाएगा। पीडीएफ देखिए वैसे तो पीडीएफ तो आप ऑटोमेटिकली इसी को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो स्लाइड है लैंडस्केप मोड में मिल पाएगी, ए4 में नहीं होगी। उसका प्रिंट आप भले ही लैंडस्केप मोड में कर सकते हो, बट क्योंकि यहाँ स्क्रीन पर आपके लिए जो चलता है लैंडस्केप मोड चलता है, तो लैंडस्केप में ही जो एनोटेशन बन के निकलेंगी, जहाँ तक मुझे लगता है। आप मुझे बताएं आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, आपको मैं उस हिसाब से बेटर गाइड कर पाऊंगा। आप कौन से सब्जेक्ट में, कौन से टॉपिक में, इस तरीके एक बेटर गाइड मैं आपको कर पाऊंगा। रीजनिंग 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। मैथ्स में अभी हमारा CISA ही चल रहा है, अभी हम अरिथमेटिक ही पढ़ रहे हैं, और आप चाहें तो क्लासेस लगा सकते हैं। हाँ भाई, बहुत बढ़िया शिवम, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अम, यस गौरव, बिल्कुल ऐड होंगी, बिल्कुल ऐड होंगी। अम, मेरे हिसाब से पीयूष, अगर आप एनोटेशन से पढ़ सकते हैं तो काफी अच्छा रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका समय भी बचेगा, आप फोकस ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। कोई सी भी PYQ आप ले सकते हैं, अनमोल, सब सेम है। PDF ऑटोमेटिकली हमेशा इसकी क्रिएट हो जाती है करीब आधे घंटे के बाद, बाकी आप लोग ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। करीब 15-20 मिनट्स के आसपास जो क्रिएट हो जाती है। स्टैटिक वाला बहुत बड़ा पोर्शन वहाँ पे कवर होगा। एग्जैक्टली त्रिवेणी स्टैटिक कवर नहीं होगा, बस स्टैटिक का काफी पोर्शन कवर होगा। वैभव, आपका डाउट बस ठीक है, नहीं आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं। और कॉमर्स से हैं तो कई सब्जेक्ट्स तो आपके भी मतलब फायदे वाले हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स वगैरह। मेरे पास कुछ है, मैं आपको दे दूंगा अनमोल, मैं आपको कुछ दे दूंगा नोट्स, चिंता ना करें। इफ एक्स इज -4, रिजल्ट इज -2। अगर आप इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो थियोरेटिकली वी कैन, बट एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई। तो एक्स इज इनिशियल एनर्जी कैन नॉट बी -4, मतलब इट हैज टू बी समवट मोर देन 0। ये एक मतलब छोटा सा चीज है जो आपको यहाँ देखनी होगी। थियोरेटिकली यस, अगर आप थ्योरी के हिसाब से कंपेयर करना चाह रहे हैं बस आपस में, तो यस। अभी के लिए आप पुराने बैच से साथ साथ त्रिवेणी लगाएं, एंड नया आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, एंड आप नए से भी कवर कर लेंगे। बिल्कुल राठौड़, ये ऐड होंगी, चिंता ना करें आप बिल्कुल भी। यस, मेरे हिसाब से कार्तिक आप पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है विश्वजीत, वैसे तो मैंने काफी कुछ कवर कर रखा है, फिर मैं और पॉसिबल होता तो और आपके लिए ऐड कर देता हूँ, चिंता ना करें। बिकॉज देखिए इनकी कोई लिमिट नहीं है, एंड मैं फिर भी आपके लिए कुछ ऐड करता हूँ, चिंता ना करें। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जितना पहले है उतना बाद में है। यानी कंजर्वेशन का अगर आप शाब्दिक अर्थ समझेंगे तो उसका मतलब होता है, मतलब एक तरीके से उसे इकट्ठा करके बचा के रखना। जैसे मेरी जो मेरे पास पैसा है वो पहले और बाद में बराबर है, तो मैंने उसे कंजर्व कर लिया, संभाल के रख लिया, बचा के रख लिया। मेरे हिसाब से प्रिया आपका क्लास से काम बन जाना चाहिए, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही है अभिलाषा, अच्छे नोट्स बना रहे हैं आप।
अंजलि, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा, आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है। जिस पर काम हो रहा है वो सिस्टम, बाकी सब सराउंडिंग। अगर मैं इस बॉटल को गर्म कर रहा हूँ, बॉटल के अंदर बॉटल सिस्टम है, बाकी सब कुछ सराउंडिंग है। अगर मान लेते हैं मैं सराउंडिंग को गर्म कर रहा हूँ, तो ये बॉटल, ये यहाँ पे इसे गर्म कर रहा हूँ पेन को, तो ये सराउंडिंग में आ जाएगा। जिस पे काम हो रहा है वो सिस्टम है, बाकी सब कुछ सराउंडिंग है। दोनों को मिला के यूनिवर्स बनता है। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। अरे भाई बहुत बढ़िया विश्वजीत, बहुत बढ़िया भाई, लाजवाब और बहुत बढ़िया है। देखिए सब कुछ ही कवर करना होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि 50-60 घंटे क्यों पढ़ाया जाता है, वरना ये हैदर अली वाला सवाल जो है छूट जाता। बिकॉज अगर हम ऊपर ऊपर से 25-30 घंटे में पढ़ते तो ये कवर ही ना हो पाता, और फिर क्या होता, पढ़ा पढ़ा सब जीरो हो जाता। अच्छी बात है, आप तो सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अरे नहीं नहीं भाई, आपने मेहनत करी है, सब आप हैं, हम तो बस एक जरिया है। बस टिके रहें, डटे रहें और आगे बढ़ते रहें। यस, कंप्लीट ज्योग्राफी होगी 4 से 6 बजे, आप आए, आप सभी का स्वागत है। और 0 लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ भी नहीं पता होगा तो भी काम चल जाएगा, चिंता ना करें। नहीं, इसमें गौरव एसएससी एग्जाम्स ही कवर होंगे। इसमें आप और किसी कैटेगरी के लिए अगर आपको देखना, तो आपको अलग से अपना प्लान लेना होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे। द टोटल मास बिफोर द रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन। यानी जो वजन है वो कम नहीं होगा, मास गायब नहीं हो सकता। ठीक है सूरज, ऐसा मैं कर लूंगा प्लान करके। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी आपको पहले करा दूंगा। यस, पूरे तरीके आपकी कंप्लीट हो जाएगी हिमांशु। मेरे हिसाब से आपको कहीं भी कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से सारा काम यहाँ बन जाना चाहिए आपका। यस अंकुर, बायो की क्लासेस ऐड होंगी एक्चुअली। वैसे तो मैंने काफी बार ये सब आपको बता दिया, मैं फिर बता देता हूँ। किसी वजह से जो है मैं आपकी क्लासेस बिल्कुल भी ऐड कराने के लिए या कुछ भी ऐसा नहीं कर पाया था, तो मैं आज, मुझे मौका मिलेगा आज या कल में मैं भेजूंगा। सर आप इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हो, इतना हम सब में पास टाइम नहीं है, और भी सब्जेक्ट हम 12th क्लास में बेसिक से पढ़ पाए हैं। बेटा आपकी बात पूरे तरीके सही है। देखो जब कोई पढ़ाता है ना, तो उसे सबको साथ लेकर चलना होता है। तो मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ पे बैच में से किसी 10-20% बच्चों का सिलेक्शन हो। मैं चाहता हूँ अगर यहाँ पर एक्स बच्चे हैं ना, तो एक्स बच्चे वहां पर मंत्रालय के अंदर बैठे हो। तो आप भले ही साइंस है, काफी बच्चे ऐसे जो आर्ट्स से पढ़े हैं 12th क्लास, काफी बच्चे ऐसे जो कॉमर्स से पढ़े हैं। तो जो चीज आपके लिए सिंपल होगी वो उनके लिए हो सकता है डिफिकल्ट हो। जैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा, तो हो सकता है आपको वो दिक्कत करे, लेकिन उस बच्चे को इकोनॉमिक्स में लगेगा अरे सर डिमांड इतनी बार क्यों बता रहे हो, डिमांड सप्लाई में क्या, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वहां पर मुझे आपका ध्यान रखना होगा, जैसे यहाँ पर मुझे उनका ध्यान रखना है, बिकॉज मैं चाहता हूँ सभी का सिलेक्शन हो। थोड़ा सा आप बस पेशेंस बनाए रखें एंड काम बन जाएगा। और इसमें इसमें क्या आपका भी रिवीजन हो जाएगा, बिकॉज 12th क्लास में कई साल आपके हो गए होंगे, तो आपके लिए भी रिवीजन हो जाएगा। आप एक काम करना, मुझे 2-3 स्क्रीनशॉट भेजना त्रिवेणी, कौन से टाइप के सवाल आप कह रहे हैं। अगर कुछ भी ऐसा लगेगा जो ऐड करने का, तो मैं आपके लिए ऐड कर दूंगा, आप चिंता ना करें, ठीक है। आप मुझे कल की क्लास में 2-4 सवाल अगर आपके पास हो, चाहे हैंड रिटन हो चाहे स्क्रीनशॉट्स, आप मुझे भेज देना। मैं जो भी आप कह रहे हैं मैं आपको यहाँ पे कवर करा दूँ, कोई चिंता की बात नहीं। मैं कोशिश करता हूँ, सुनो मैं कोशिश करता हूँ, चिंता ना करें आप। इन जनरल यस गुल चौहान, इन जनरल यस। यस, बिकॉज देखिए एक्सोथर्मिक का मतलब ये होगा कि वो हीट बाहर निकल रही है। तो अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्लोज कंटेनर में करेंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, बिकॉज एनर्जी बाहर नहीं निकल पाएगी। लेकिन यस, थ्योरेटिकली अगर आप कहेंगे तो यस, क्योंकि बाहर ही नहीं निकल पा रही, कहीं जा ही नहीं पाएगी। चलो, अपना सभी लोग ख्याल रखिए, 4 बजे आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का आने के लिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस, गुड बाय। कुछ डाउट्स बच गए हैं, बिकॉज आप सभी को पता है बहुत सारे डाउट्स होते हैं, करीब 70 एक डाउट्स से 10-15-20 बच गए होंगे, वो आपके आने वाले समय में ले लेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय। अपना ख्याल रखें, तैयारी बहुत अच्छे से करें, बाकी पूरी जान लगा देंगे और क्या है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय।